मिड टर्म इलेक्शन के पहले अमेरिका ईरान को बिल्कुल तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे या झुकाने की कोशिश नहीं करेंगे। ट्रंप तो एसेंशियली लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएगा नेक्स्ट 2 इयर्स। अगर यूएस न्यूक्लियर वेपन्स का भी उपयोग करेगा तो भी हारेगा। क्या अमेरिका न्यूक्लियर अटैक कर सकता है ईरान पे? ट्रंप कुछ भी कर सकता है। ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है, उनको चाहिए शहादत। तो अगर उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी किया, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, they'll keep fighting। तो न्यूक्लियर वेपन से भी यूएस इस युद्ध को जीत नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोग ईरान में ऐसे हैं, वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। अभी क्या ईरान में ईएमआई पे रोटी खा रहे हैं? आई डाउट इट वेरी मच। हॉर्मूज का इंचार्ज कौन है अभी? ईरान। नॉर्थ में ईरान, साउथ में। क्या ऐसे डील होती है? डील अगर होगा, जब भी होगा, वो ईरान के टर्म्स के ऊपर होगा या फिर नहीं होगा। इजराइल नहीं चाहता कि ये युद्ध खत्म हो। कुछ इंफॉर्मेशन है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इजराइल के पास। ब्लैकमेल इज अ वेरी गुड लेवरेज इन जियोपॉलिटिक्स। तो उस प्रकार के डिमांड्स करेगा ईरान जो यूएस को मंजूर नहीं होंगे। ये अमेरिका की बेइज्जती है या डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती है? तो ये ह्यूमिलिएशन यूएस का भी है और डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप का उससे बड़ा ह्यूमिलिएशन है। ईरान के ऊपर अगर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड करोगे, आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड वहीं पे गाड़ दिए जाएंगे। तो क्या मैं ये मान लूं कि हमेशा हमेशा के लिए ये ईरान की जीत है? जो आयतुल्ला थे अली खमेनेई, उनकी हत्या कर दी यूएस ने। ईरान को कुछ फर्क पड़ा? उन्होंने कुछ 40-50 जनरल्स की हत्या कर दी, कुछ फर्क पड़ा ईरान को? तो जितने ये मारेंगे लीडर्स, उतने और हार्डलाइन लीडर्स ऊपर आएंगे। कहाँ है इजराइल? उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स अलेजिडली है, लेकिन उसको वो अगर उपयोग करेंगे तो इजराइल को फ्लैटन कर देगा ईरान। तो इस युद्ध से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फायदा किसे पहुंचा है? चीन का। अगर यूएस ने ईरान पे कंट्रोल कर लिया होता तो चाइना बहुत प्रेशर में आता, लेकिन ईरान हैज टर्न्ड आउट टू बी द विनर, सो चाइना विल कीप गेटिंग इट्स ऑयल फ्रॉम ईरान। सो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ईरान और चाइना के बीच में ट्रेड होता है युआन में, नॉट इन डॉलर्स। क्या अभी इजराइल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि इधर युद्ध खत्म हो, उधर नेतन्याहू खत्म हो? नेतन्याहू के लिए ये लाइफलाइन थी। नेतन्याहू इज इन बिग ट्रबल। मैं एक वजह अगर आपसे समझना चाहूं कि ट्रंप फंसे कहां, वो क्या होगी? उन्होंने आक्रमण करने का आदेश दिया, वहां फंस गए। उन्होंने ईरान को बहुत लाइटली लिया था। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध लगातार खिंचता चला जा रहा है और इन सब के बीच आपने कई बार सुना होगा डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई, युद्ध विराम हो गया, युद्ध विराम हो गया, युद्ध विराम हो गया, अब ये युद्ध समाप्त हो गया, अब ये युद्ध समाप्त हो गया, अब ये युद्ध समाप्त हो गया। वो पहले वाली कहानी है ना, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। जब आया तो किसी को यकीन नहीं हुआ, डील हो गई, हो गई, हो गई, यकीन किसी को नहीं। इन सब के बीच में अमेरिका कहां खड़ा है, इजराइल कहां खड़ा है, ईरान कहां खड़ा है, पाकिस्तान कहां है और भारत कहां खड़ा है, इन सारे मुद्दों के ऊपर आज के पॉडकास्ट में हुई है चर्चा। मेरे साथ आज मेहमान हैं प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट अभिजीत चावड़ा सर। डिटेल में उन्होंने पॉडकास्ट में मेरे हर सवाल का जवाब दिया। यकीनन मैं गारंटीड कह सकती हूं कि अगर इस युद्ध के बीच में आप कहीं भी फंसे हैं या किसी भी सवाल का जवाब आपको नहीं मिला है तो आज इस पॉडकास्ट में वो आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ूं, मैं उनको बोर्डिंग पास दूं, उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूं कि आप पॉडकास्ट देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आपको दिखेगा, प्लीज उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। बिल्कुल फ्री है आपके लिए, लेकिन हमारी ताकत इससे बहुत बढ़ती है। तो चलिए अब आगे बढ़ती हूँ, देती हूँ मैं बोर्डिंग पास आज के मेरे मेहमान अभिजीत चावड़ा सर।
सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। हम अमेरिका और ईरान के बीच ये जो लंबा युद्ध चल रहा है वो किस जगह पर है, ख़ास करके ये भी आज आपसे समझना चाहते हैं। जी। भारत की स्थिति क्या है वो भी आपसे समझना चाहते हैं, और गल्फ़ कंट्रीज़ अभी किस जगह पर खड़ी हैं, ये सारी बातें आपसे करेंगे। जी। लेकिन पहली बात ये कि पूरा विश्व जब इस इंतज़ार में है कि अब तो युद्ध विराम हो जाएगा, ऐसे में ट्रंप ये बोलते हैं, अभी G7 में वो पहुंचे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम होगा नहीं होगा, पर डील के ऊपर अभी कोई बात बनी नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शायद कुछ डील कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि डील के ऊपर तो अभी कोई बात बनी नहीं है। अच्छा, तो ये वो लेटेस्ट क्या है क्या? हाँ, ये लेटेस्ट उन्होंने कहा है, राइट। तो कल तो कह रहे थे कि डील हो गई है, डील इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग साइंड। तो क्या हुआ है हम जानते नहीं है क्या हुआ है। ट्रंप हर दिन 5 अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, सुबह को कुछ कहेंगे, शाम को 180 डिग्री यू टर्न लेंगे। सो यू कैंट रिलाई ऑन व्हाट ट्रंप इज सेइंग। हम जानते नहीं है कि एक्चुअली क्या होने वाला है। देखिए, सिचुएशन ये है कि युद्ध अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, ठीक है। एक्शन नहीं चल रहा है अभी, हॉट एक्शन नहीं चल रहा है, काइनेटिक एक्शन नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ 1-2 चीज़ें हो रही है, बट ओवरऑल मेजर युद्ध नहीं चल रहा है। लेकिन युद्ध हुआ, काफ़ी सारा युद्ध हुआ और अभी ठंडा पड़ा। तो युद्ध का परिणाम क्या था? परिणाम ये था कि ईरान अचीव्ड अ स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। ईरान ने इजराइल और यूएस को, उन दोनों के कम्बिनेशन को हरा दिया मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, और ईरान के का 1 इंच भी टेरिटरी नहीं गया, और ईरान इज़ ऑब्वियसली ऑन टॉप। तो अभी अगर डील होता है तो ईरान चाहेगा कि उनके जितने भी कंडीशन है वो सारे यूएस माने, क्योंकि ईरान हैज अचीव्ड अ विक्ट्री एंड इट विल नॉट गिव अवे समथिंग ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। तो ईरान चाहेगा कि उनके जो भी कंडीशंस है अमेरिका उसके ऊपर साइन करे। अगर अमेरिका मना कर रहा है तो डील नहीं होगा। तो अभी मेरे हिसाब से सिचुएशन ये है, अगर ट्रंप कह रहा है कि ईरान मानेगा कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, ईरान ऐसी कोई बात नहीं मानेगा। मे बी वो कहेंगे 3 साल नहीं करेंगे या वॉटेवर, बट ईरान विल नॉट गिव एनी कंसेशंस टू द यूएस। अभी ये सिचुएशन है। तो मैं नहीं मानता कि कोई डील इमीडिएटली आ सकता है अनलेस ट्रंप अग्रीज टू एवरीथिंग दैट ईरान वांट्स। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या ईरान एक नया सुपर पावर है वर्ल्ड का, क्योंकि जिस देश को अमेरिका नहीं हरा पाया, जिस देश को अमेरिका और इजराइल मिल के नहीं हरा पाए, अब उस देश को कौन हरा सकता है? तो क्या ईरान सुपर पावर है? मेरा प्रश्न ये कि सुपर पावर का डेफिनेशन क्या है? मेरा डेफिनेशन में भी दूसरे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा डेफिनेशन ये है कि एक सुपर पावर ऐसा देश है जो पूरे विश्व में कहीं पर भी 60 मिनट्स नोटिस पे मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकता है। मेरा डेफिनेशन ये है, पूरी दुनिया को एसेंशियली कंट्रोल कर सकता है इन सम वे। क्या ईरान कर सकता है ऐसा? नहीं। ईरान रीजनल पावर है। ईरान ने प्रूव कर दिया कि गल्फ का सबसे पावरफुल शक्तिशाली देश ईरान है, और ईरान फुल्ली सॉवरेन नेशन है। ईरान पर किसी का कोई वो नहीं है। पूरे विश्व में मेरे हिसाब से सिर्फ 6 सॉवरेन नेशंस है, एक्चुअल सॉवरेन नेशंस। यूनाइटेड स्टेट्स, रूस, चीन, भारत, इजराइल और ईरान। और गल्फ रीजन, वेस्ट एशिया रीजन में 2 है, ईरान और इजराइल। और ईरान इज मोर पावरफुल राइट नाउ देन इजराइल, इवन दो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो ईरान सुपर पावर नहीं है, लेकिन ईरान एक मेजर रीजनल पावर है वेस्ट एशिया में, और पाकिस्तान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, इवन दो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो इस युद्ध का परिणाम ये है कि ईरान हैज़ एस्टैब्लिश्ड हेजेमनी ओवर वेस्ट एशिया। हम देखते थे बराक ओबामा के टाइम में भी एक डील हुई थी ईरान के साथ, और उस समय ये ट्रम्प साहब ही थे जो मजाक उड़ाते थे उस डील का, कहते थे ये आत्मघाती है, कहते थे ये आज तक की सबसे बुरी डील है। और इस समय जो डील सामने आई है, जितनी बातें हम लोगों को मालूम है, वो तो ऐसा लग रहा है कि बराक ओबामा की डील से भी ज़्यादा बुरी डील है। क्योंकि 2015 में जब डील होनी थी बराक ओबामा के साथ, उस समय तो ईरान इतना पावरफुल भी नहीं था। तो वो डील ओबामा वाली है जिसका ट्रंप मजाक उड़ाते थे, और आज जो वो खुद डील करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनका मजाक पूरा विश्व ना उड़ाए। उड़ाना चाहिए। देखिए 2015-16 के आसपास, 15 की बात है शायद, जब ईरान ने न्यूक्लियर डील साइन किया था विद द यूनाइटेड स्टेट्स। उस डील का नाम था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, और उसमें अलग और भी कुछ राष्ट्र थे जिनके साथ ये पूरा डील साइन हुआ था। तो ईरान ने जो भी ये यूएस को चाहिए था वो सब अग्री किया था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हमारे जो एटॉमिक फैसिलिटीज़ है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, वो हम ओपन कर देंगे फॉर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन बाय द IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, व्हाटएवर जो है वो। तो ईरान ने सब कुछ अग्री किया था, वो पूरा ट्रांसपेरेंटली अपने फैसिलिटीज़ दिखा रहा था कि भाई देखिए हम कुछ नहीं कर रहे, वी आर नॉट मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। और ट्रंप ने यूनिलैटरली इस डील को फाड़ दिया
और चला गया उसमें से, ही वॉकड आउट यूनिलैटरली, और वापस सैंक्शंस इंपोज किए सो ऑन। और अभी इजराइल ने और ट्रंप ने ईरान पे आक्रमण किया है। तो जो इतना अच्छा डील था यूएस के लिए, जो गारंटी कर रहा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, उसको ट्रंप ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर जब अभी युद्ध हुआ इस साल, तो उन्होंने श्री अली खamenei की हत्या कर दी। अली खamenei वॉज अ मॉडरेट। अली खamenei ने फतवा दिया था कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, फतवा दिया था उसने, उसकी हत्या हो गई। अभी सारे जो मॉडरेट लीडर्स थे उन सबको मार दिया। तो उसका परिणाम क्या हुआ? हार्डलाइन लीडर्स आर नाउ रूलिंग ईरान। अभी ईरान पूरा विपरीत है, उसकी पूरी पॉलिसी अभी डिफरेंट है कंपेयर टू व्हाट वाज इन 2015। तो ट्रंप ने जो अच्छा बनाया हुआ था वो पूरा बिगाड़ दिया है, और फिर युद्ध किया और वो हार गया। सो ट्रंप हैज एसेंशियली डग द ग्रेव ऑफ यूएस पॉलिसी इन वेस्ट एशिया। तो हु इज बेटर, कौन अच्छा है, किसने ज़्यादा अच्छा काम किया, ओबामा या ट्रंप? क्लियरली ओबामा। ट्रंप ने सब कुछ जो बनाया था ओबामा ने वो बिगाड़ दिया। ट्रंप इज नॉट द बेटर प्रेसिडेंट, ओबामा इज बेटर, वे बेटर। मुझे एक चीज़ आप और समझाइए कि क्या अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन जब तक नहीं हो जाने हैं तब तक किसी भी कीमत पर ईरान कुछ भी जाए करता रहे? मिड टर्म इलेक्शन के पहले अमेरिका ईरान को बिल्कुल तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे या झुकाने की कोशिश नहीं करेंगे। एक मजबूरी ट्रम्प की बनी हुई है मिड टर्म इलेक्शन, ये है क्या? मजबूरी बिल्कुल है। मिड टर्म इलेक्शंस तो क्रिटिकल है ट्रंप के लिए। उसमें अगर रिपब्लिकन्स हार गए तो ट्रंप तो एसेंशियली लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएगा नेक्स्ट 2 years, लाइक हाफ पावरलेस काइंड ऑफ प्रेसिडेंट। उसका सारा प्रेस्टीज चला जाएगा, और उसकी पार्टी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए बुरा हो जाएगा। सो ट्रंप के लिए तो क्रिटिकल है कि रिपब्लिकन्स विन द मिड टर्म्स। नवंबर के आसपास होगा मिड टर्म, राइट? अभी सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि यूएस हैज लॉस्ट द वॉर टू ईरान। इट्स अ ह्यूमिलिएशन एसेंशियली, क्योंकि जो भी वो ट्राई किया, उन्होंने ट्राई किया, कुछ भी परिणाम नहीं आया। उन्होंने खamenei की हत्या कर दी, फिर भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया। नया आयतुल्लाह आ गया, खamenei का बेटा, और इजराइल पे कितना बुरी तरह से ईरान ने बॉम्बार्डमेंट किया। यूएस के जितने भी मिलिट्री बेसिस है इस रीजन में, उनको नष्ट कर दिया ईरान ने, एंड ईरान इज स्टिल स्टैंडिंग। तो यूएस क्लियरली इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड हैज सफर्ड अ स्ट्रेटेजिक डिफीट। और अगर एक प्रेसिडेंट इस चीज़ के ऊपर प्रिजाइड करता है, देन ही टिपिकली लूजेस द नेक्स्ट मिड टर्म्स। तो ट्रंप के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल है कि समहाउ कुछ तो वो प्रेस्टीज और रेपुटेशन सैल्वेज करे। लेकिन कैसे सैल्वेज करेगा? उन्होंने जो कुछ भी ट्राई करना था वो ट्राई किया अगेंस्ट ईरान और विफल हुए। अब वापस क्या वही ट्राई करेंगे? उसका कोई परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि आज भी ईरान के पास टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स है, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स, एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शाहिद ड्रोन्स है। ओके, शायद ड्रोन्स एंड अदर काइंड्स ऑफ ड्रोन्स। तो वापस वही परिणाम आने वाला है, बिकॉज क्वांटिटी ऑलवेज ट्रम्प्स क्वालिटी, और ईरान हैज डन दिस एट स्केल। सो इट इज गारंटीड कि यूएस अगर वापस से अटैक करता है तो भी हारेगा। अगर यूएस न्यूक्लियर वेपन्स का भी उपयोग करेगा तो भी हारेगा, बिकॉज ईरान विल नॉट स्टॉप फाइटिंग। सो ट्रम्प कांट सैल्वेज द सिचुएशन। ये सिचुएशन सैल्वेजेबल नहीं है। दैट्स द सिचुएशन नाउ फॉर ट्रम्प। न्यूक्लियर अटैक की आपने बात की, अब इसमें फिर बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका न्यूक्लियर अटैक कर सकता है ईरान पे? देखिए, ट्रम्प कुछ भी कर सकता है इफ ही इज डेस्परेट, लेकिन उसका परिणाम कुछ आएगा नहीं जो उनको चाहिए। क्योंकि देखिए क्यों इसका परिणाम नहीं आएगा। यूएस ने जब जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स किए, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जापान के लोगों के ऊपर, तो जापान के जो एम्परर थे श्री हिरोहितो, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, आई सरेंडर, मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग मरे इस तरह। ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है, उनको चाहिए शहादत। वो कहेंगे कि अगर हमारे ऊपर आप न्यूक्लियर अटैक करते हो तो हम मजलूम बन गए और आप जालिम बन गए, विच इज़ वॉट वी वॉन्ट। वी एम्ब्रेस शहादम करबला। तो ईरान का कल्चर और रिलीजन ये है कि दे एम्ब्रेस शहादत एंड दे आर फाइन विद दैट। उनको कोई तकलीफ नहीं है मरने से। तो अगर उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी किया, 3 सिटीज तोड़ दिए फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन से, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिल कीप फाइटिंग, दिल कीप फाइटिंग, दिल कीप फाइटिंग एंड दे विल नॉट लूज। तो न्यूक्लियर वेपन से भी यूएस इस युद्ध को जीत नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। दैट इज वॉट दे आर रियलाइजिंग नाउ कि देयर इज नो विक्ट्री इन दिस वॉर, दे वॉन्ट विन। न्यूक्लियर अटैक अगर होता है तो ईरान की जनता विद्रोह नहीं कर देगी? ईरान की जनता अपने ही जो नेता हैं उनके खिलाफ सड़कों पर नहीं आएगी? वो उसके बाद भी टिकी रहेगी कि 3 शहरों पर अटैक हो गया, अब हमारे शहर पे भी अटैक करो? वहां फूट की कोई संभावना नहीं है। ये भारत की जनता नहीं है, ये ईरान की जनता है। ईरान का कल्चर अलग है,
ईरान का रिलीजन अलग है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोग ईरान में ऐसे हैं जो अयातुल्लाह वाली सरकार नहीं चाहते, वो डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो वेस्टर्न वैल्यूज चाहते हैं, ऐसा कहा जाता है। और अलेजिडली बहुत सारे ऐसे लोग बड़े बड़े शहरों में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल तेहरान, मशाद, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अभी ये युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यूएस ने उन्हीं शहरों पर बॉम्बार्डमेंट किया। सो द पीपल रैलीड अराउंड द फ्लैग, दे हैड नो चॉइस। ओके, यूएस ने उन्हीं के ऊपर आक्रमण किया, उन्हीं के ऊपर बॉम्बार्डमेंट किया, उन्हीं की बच्चियां मार दी। ओके, तो द पीपल आर नाउ फर्मली विद द गवर्नमेंट ऑफ ईरान। अगर यूएस न्यूक्लियर वेपन्स यूज करता है, द पीपल विल बी इवन मोर इन फेवर ऑफ ईरान, बिकॉज द शैतान बुजुर्ग इज किलिंग ईरानियंस। तो ईरान के लोग नहीं कहेंगे कि प्लीज सरेंडर, दे विल रादर डाई देन सरेंडर। वो कल्चरल डिफरेंस है जो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। हम तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, छोड़ दो, हाथ ऊपर कर दो, हम हार गए। वो नहीं हारेंगे, दे विल नॉट। ईरान में अभी क्या चल रहा है, अगर मैं वो थोड़ा आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि इंडियन मीडिया ने खबर चलाई जिसमें दिखाया गया कि ईरान में तो ईएमआई पर लोग रोटी खा रहे हैं। फिर हमने देखा ईरान की जो एम्बेसी थी उसकी तरफ से खंडन किया गया उस खबर का। मैंने ईरान के एक जर्नलिस्ट हैं, उनका ऑनलाइन जब इंटरव्यू किया था वॉर शुरू होने के समय, तो उस समय उन्होंने कहा था यहाँ तो जश्न का माहौल है, लोग सड़कों पर रात में निकल जाते हैं। अमेरिका अगर कहता है हम अटैक करेंगे तो उसी जगह इकट्ठा खड़े हो जाते हैं कि आओ करो अटैक, मारो हमें। वही कह रहा हूं। तो क्या वहां अंदर क्या चलता है, कुछ उसकी खबर आप तक है? जी, मेरे पास कोई खबर नहीं है, एंड आई डोंट क्लेम कि हमारे पास फॉल्स खबर है। देखिए, भारत की जो मीडिया है, एक प्रॉब्लम है भारत की मीडिया में, वो वेस्टर्न न्यूज़ देखते, बीबीसी, सीएनएन जो भी है, और वही रिपोर्ट करेंगे फिर हिंदी में। ओके, उनके पास कोई एक्चुअल खबर नहीं ऑन द ग्राउंड इन ईरान। फॉर एग्जाम्पल कहेंगे कि भाई ईरान में तो अलेजिडली 30,000 लोग को मार दिया गवर्नमेंट ने। मैं पूछूंगा कि भाई आपके पास ये खबर कहाँ से आई? आपके पास रिपोर्टर्स ऑन द ग्राउंड है? आपने वेरीफाई किया? नहीं, बीबीसी में कहा। अरे व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिस्ट आर यू यार? इफ यू आर अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग जर्नलिस्ट, यू शुड नॉट मेक क्लेम्स विदाउट कोरोबोरेशन। तो भारत की मीडिया के स्टैंडर्ड्स अनफॉर्चुनेटली बहुत लो है। नॉट ऑल ऑफ देम, बट मैनी ऑफ देम सैडली। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। मुझे जो ओपन सोर्स मीडिया से दिखता है, मैं 360 डिग्रीज में देखता हूँ कि बीबीसी क्या कह रहा है, सीएनएन क्या कह रहा है, फारस क्या कह रहा है, अलग अलग ईरान के अंदर से क्या लोग कह रहे हैं, ईरान के जो एक्सपैट्रिएट्स है, जो प्रो वेस्ट है, वो बाहर से क्या कह रहे हैं, एंड देन आई यूज़ माई ओन जजमेंट टू एक्चुअली ट्राई एंड फिगर आउट क्या हो रहा है। तो मेरा रीडिंग ये है कि ईरान का जो पब्लिक है, इट इज़ नॉट फ्राइटेंड, दे आर वेलकमिंग इफ द अमेरिकन्स, इफ देयर इज मोर वॉर, आ जाओ, हम देख लेंगे। लाइक यू सेड, अगर बॉम्बार्डमेंट हो रहा है तो वहाँ पे आके वो जश्न मनाता है कि आ जाओ, मार दो हमारे को, क्या कर लोगे, व्हाट कैन यू डू वर्स देन दैट। तो ईरान का ये है, उनका कल्चर अलग है हमसे। ओके, इट इज़ द शिया इस्लामिक कल्चर, एंड दे आर वेरी हैप्पी टू एम्ब्रेस शहादत। तो दैट्स वाई ईरान को हरा नहीं सकते। अभी क्या ईरान में ईएमआई पे रोटी खा रहे हैं? आई डाउट इट वेरी मच। मुझे नहीं लगता है ऐसी सिचुएशन है। ईएमआई पे तो कोई रोटी नहीं खा रहा वहाँ पे। मैं अगर हॉर्मूज के बारे में समझना चाहूँ और क्लियरली आपसे ये पूछूं कि हॉर्मूज का इंचार्ज कौन है अभी? ईरान है। ओके, आई टेल यू व्हाई। हॉर्मूज का जो स्ट्रेट है वो बहुत नैरो, लगभग 40-50 किलोमीटर का चोक पॉइंट है। उसका जो पैसेबल एरिया है वो मे बी 30 किलोमीटर का होगा। ओके, और इसमें 2 देशों के टेरिटोरियल वाटर्स आते हैं, नॉर्थ में ईरान, साउथ में ओमान। ओके, लगभग ओमान होना चाहिए। दैट्स इट। सो जो हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, वो इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। आधा ईरान का टेरिटोरियल वाटर्स है, आधा ओमान का है। तो अगर यूएस आके कहता है कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, यू आर वायोलेटिंग इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो अपने शिप्स भेजकर वहाँ पे ब्लॉकेड करे। ईरान उन शिप्स को पहुँचा देगा टू द बॉटम ऑफ द सी। ईरान के पास पूरे वेपन्स है इसके लिए। सो यूएस क्या कर रहा है कि पहले तो ईरान क्या कर रहा है कि दे आर नाउ सेइंग कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज लाइक सुएज कनाल फॉर अस। इफ इजिप्ट कंट्रोल सुएज कनाल, ईरान कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अगर किसी को पास करना है, हमें पैसे देने होंगे, बिकॉज वी आर बीइंग वायोलेटेड राइट नाउ, आवर सॉवरेनिटी इज बीइंग वायोलेटेड। तो नाउ वी विल चार्ज मनी। हम सब जो भी पास करेगा उससे हम पैसे मांगेंगे। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो हम आपको पास क्रॉस करने नहीं देंगे। तो यूएस कह रहा है कि अगर ईरान ऐसा करेगा तो हमें दुख होता है, तो वो लोग बाहर से ब्लॉकेड करेंगे। वो कुछ 50 किलोमीटर दूर रहेंगे या 100 किलोमीटर दूर रहेंगे और वहां से वो ब्लॉकेड करेंगे अमेरिकन्स। तो ईरान एग्जैक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉकेड कर रहा है या फिर सिलेक्टिव ब्लॉकेड कर रहा है, और यूएस दूर से डर के
वहाँ से ब्लॉकेट कर रहा है और फिर इंडियन शिप्स को शूट कर रहा है जिसमें इंडियंस है। तो डबल ब्लॉकेट चल रहा है अभी। तो ये सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किसका कंट्रोल है? ईरान का है, यूएस का नहीं है, ईरान का है। 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू होता है जी। 28 फरवरी के पहले जो तस्वीर थी, मतलब 27 फरवरी को, जी। क्या वही तस्वीर आज भी नहीं है? अगर आप संबंधित यूरेनियम की बात करें तो उसके ऊपर पहले भी ईरान बातचीत करने के लिए तैयार था, आज भी वही हो रहा है। हॉर्मूज आप कह रहे हैं अब फ्री हो जाएगा, अब टोल नहीं लिया जाएगा, 27 फरवरी तक भी टोल नहीं लिया जा रहा था। आप ये कह रहे थे कि हमें रिजीम चेंज करना है, आप रिजीम नहीं चेंज कर पाए। तो जो 27 फरवरी की स्थिति थी, आज डील हो रही है, डील हो रही है, डील हो रही है कहा जा रहा है, तो उस डील के बाद भी क्या डील हो रही है? वही सिचुएशन लाना चाहते हैं जो 27 फरवरी को थी। तो आपने सिचुएशन बिगाड़ी क्यों, ये मैं पूछूंगा डोनाल्ड ट्रंप को। क्योंकि जो डील है अगर होती है, इट विल रीएस्टैब्लिश 27 फरवरी वाला सिचुएशन, राइट? वो उसी के लिए डील करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। तो आपने सिचुएशन बिगाड़ा क्यों? आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, आपने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक नहीं किया, आपने सक्सेसफुली उनका रेजिम चेंज नहीं किया, आपने कुछ भी अचीव नहीं किया। आपके सारे मिलिट्री बेसिस नष्ट हो गए इस रीजन में। आपका 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स जो मनामा के पास था वो पूरा नष्ट हो गया। आपके सारे थैड रेडार्स टूट गए। इजराइल के जितने भी एयर डिफेंस मिसाइल्स है वो ख़त्म हो गए। आपने अचीव क्या किया? कुछ भी नहीं। ह्यूमिलिएशन अचीव किया यूएस ने। और अगर डील होता है देन अभी यूएस विल बी ऑन द बैक फुट एंड ईरान विल बी द हेजेमन। क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कंट्रोल उन्होंने पाया है अभी, वो छोड़ेंगे नहीं कभी। So essentially US has achieved nothing, it has lost everything. कुछ अगर डील के बारे में आपको पता हो, हालांकि पूरा वर्ल्ड ये कह रहा है कि हम नहीं जानते क्या है, और आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया कि हम भी नहीं जानते। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, आज जो उनका ताज़ा स्टेटमेंट G7 में आया है, तो वो उसमें कह रहे हैं कि क्या है, डील अभी तक फाइनल हुई नहीं है और हम जो चाहते हैं अगर वो नहीं हुआ तो डील वैसे भी फाइनल नहीं होगी। अच्छा। क्या ऐसे डील होती है सर? मुझे थोड़ा समझाइए ना। अगर मेरे और आपके बीच में डील हो रही है, हम दोनों अगर एक टेबल पे हैं, तो क्या मैं ऐसे बात कर सकती हूँ कि मुझे नहीं पता डील में क्या है, मैं नहीं जानता क्या है, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हुआ तो डील नहीं होगी? क्या ऐसे डील होती है? देखिए, जनरली डील कैसे होती है कि भाई आपके कुछ डिमांड से आपको कुछ चीज़ें चाहिए, मेरे भी कुछ डिमांड से मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए। क्या हम कोई कॉम्प्रोमाइज वाला सोल्यूशन जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल है, कैन वी रीच दैट? क्या आपके डिमांड्स मैक्सिमलिस्ट है? क्या मुझे सब कुछ चाहिए और आपको कुछ नहीं मिलेगा? यूएस एसेंशियली ऐसे डिमांड्स करता है नेगोशिएशंस में, अगर उनके पास लेवरेज हो तो। अभी भारत और यूएस के बीच में ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं। यूएस कह रहा है भाई सब आपका इकोनॉमिक खोल दो हमारे लिए, जीरो टैरिफ्स, और हम टैरिफ लगाएंगे आपके ऊपर। सो यूएस के डिमांड्स जनरली ऐसे मैक्सिमलिस्ट होते हैं अंडर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन कल शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था कि डील हो गया भाई, राइट, कंग्रेचुलेशंस टू द ब्रदरली रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आज ट्रंप कहता है कोई डील नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। सो एसेंशियली आई थिंक ये जो ट्रंप बार बार कहता रहता है कि डील हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है, और शहबाज शरीफ से बुलवाता है कि डील ऑलमोस्ट हो गया है या फिर हो गया है, ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अटेम्प्ट से टू साइकोलॉजिकली प्रेशर ईरान कि भाई साइन कर दो। बट ईरान इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर। तो मेरा रीडिंग ये है कि भाई यूएस कुछ तो सैल्वेज करने की कोशिश कर रहा है, सम काइंड ऑफ प्राइड थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ा सा फेस सेविंग हो जाए, कुछ ईरान हमें ऐसा दे दे डील में ताकि हम अपनी जनता को बोले के देखें हमें भी कुछ मिला। दैट्स व्हाट द अमेरिकन्स आर ट्राइंग, और ईरान ऐसा कुछ नहीं देने वाला उनको। सो आई थिंक डील अगर होगा, जब भी होगा, वो ईरान के टर्म्स के ऊपर होगा या फिर नहीं होगा, दैट इज गारंटीड। क्योंकि ईरान ने मिलिट्री विक्ट्री अचीव किया है, तो नेगोशिएटिंग टेबल पे क्यों कुछ देगा वो उनको? जब मैंने सब कुछ पा लिया फ्रॉम अ मिलिट्री परस्पेक्टिव, आई विल गिव यू नथिंग बिकॉज यू हैव बीन डिफीटेड। अगर आप मुझसे हारे हो तो मैं आपको क्यों कुछ भी दूंगा? सो ईरान विल गिव नथिंग टू द यूएस इन अ डील होगा तो इट विल बी ऑन ईरानियन टर्म्स, नॉट अमेरिकन टर्म्स, एंड दैट इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल टू ट्रम्प। इसलिए डील पोस्टपोन होता रहेगा। that's how it is. Unless Trump agrees to everything, in that case it will be a deal for the Iranians, which who will win. हम ये मीडिया रिपोर्ट्स में सुनते हैं कि इजराइल नहीं चाहता कि ये युद्ध ख़त्म हो। फिर हम ये भी सुनते हैं कि एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ लगातार लेबनान के ऊपर कभी हमला कर रहा है इजराइल, और हमले अपने जारी रख रहा है ताकि डील साइन हो ना पाए। मैं समझना ये चाहती हूँ कि क्या ये वाकई पॉसिबल है कि अमेरिका को पता ना हो
कि इजराइल लेबनान के ऊपर हमला करने वाला है, या अमेरिका जानते हुए जानबूझ के ये करने दे रहा है ताकि ईरान को झुकाया जा सके? क्या सच है? सच ये है कि इजराइल के पास अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अमेरिका इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट देता है। कुछ भी हो जाए यूएस इजराइल को सपोर्ट करेगा ही। क्यों? ये हम नहीं जानते, कुछ तो स्पेशल रिलेशनशिप है इन दोनों देशों में, कुछ तो है। शायद कुछ इन्फॉर्मेशन है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इजराइल के पास, ये एक पॉसिबिलिटी है। शायद कुछ इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे अमेरिकन एलिट्स के बारे में इजराइल के पास, ये पॉसिबिलिटी है। एप्स्टीन फाइल की आप बात कर रहे हैं? एप्स्टीनिश इश्यूज परहैप्स, कुछ हो सकता है ऐसा। सी, ब्लैकमेल इज अ वेरी गुड लेवरेज इन जियोपॉलिटिक्स, ओके? अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मे बी दैट्स अ थिंग। या फिर इजराइल के बहुत सारे जूइश पॉलिटिशियंस है और जूइश लोग हैं जो यूएस में बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही रिच है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में 2 पॉलिटिकल पार्टीज है। इट्स अ 2 पार्टी सिस्टम, राइट? रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। बोथ साइड्स ऑफ द आयल आपको जूइश लोग मिलेंगे जो बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियंस है यूएस में। बहुत पावरफुल बिजनेस पीपल है जूइश, और वो बहुत सारे पॉलिटिकल कॉजेस को फंड करते हैं। तो ओवरऑल इफ यू आर ऑन द बैड साइड ऑफ द जूज, यू डोंट हैव अ पॉलिटिकल फ्यूचर इन द यूएस, ओके? सो मे बी ये भी एक कारण है वाई इजराइल हैज सो मच इन्फ्लुएंस। नाउ आपने पूछा कि भाई इजराइल ये सब कर रहा है लेबनान में, क्या यूएस को पता नहीं है? आई थिंक यूएस को सब पता है, लेकिन यूएस इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल परहैप्स इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ यूएस इन्फ्लुएंस। परहैप्स फॉर एग्जाम्पल, युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, ओके? उसके 2-3 दिन बाद मार्को रूबियो जी, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉरेन मिनिस्टर है, वो मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे थे। और मार्को रूबियो ने ऐसा कहा मीडिया में, इट इज ऑन द रिकॉर्ड, यू कैन फाइंड द वीडियो। उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि हमें मालूम पड़ गया था कि इजराइल ईरान पर आक्रमण करने वाला था, और हम ये भी जानते हैं कि अगर इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया तो उसके रिस्पॉन्स में ईरान हमारे ऊपर भी आक्रमण करेगा, हमारे जो फोर्सेज है उस रीजन में, इसलिए हमने भी आक्रमण किया। सो एसेंशियली उसने एडमिट किया कि इजराइल ने यूएस को ड्रैग किया इनटू द वॉर अगेंस्ट ईरान। सो इजराइल इज दैट इन्फ्लुएंशियल कि इट कैन ड्रैग यूएस अनविलिंगली इनटू अ वॉर अगेंस्ट ईरान। तो नाउ क्या इजराइल चाहता है कि ये डील हो जाए और सीजफायर हो जाए? इजराइल ये नहीं चाहता। इजराइल तो चाहता है कि कुछ भी हो जाए, हम रेजिम चेंज करें ईरान में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वो फिर ईरान को नीडल कर रहे हैं बाय अटैकिंग लेबनान, क्योंकि लेबनान में एक हिजबुल्लाह नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान का एलाइड ऑर्गेनाइजेशन है। हिजबुल्लाह के लोग भी शिया है, तो शिया भाई भाई वाला सिचुएशन है। सो ईरान का एक एलाई है हिजबुल्लाह, और उनके ऊपर इजराइल आक्रमण करता रहता है। और लेबनान तो बेसिकली हेल्पलेस कंट्री है, उनके पास इतना कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, उनको आप मारोगे तो मर जाएंगे वो। सो बेरूत के ऊपर आक्रमण कर रहा है ईरान बार-बार, इजराइल बार-बार एंड सो ऑन, विच ऑब्वियसली इज गोइंग टू स्टॉल एनी डील इफ इट इज हैपनिंग। क्योंकि ईरान चाहेगा कि अगर मैं डील साइन करूँ तो गारंटी हो कि इजराइल विल बिहेव इटसेल्फ, एंड इजराइल दिखा रहा है कि वी विल नॉट बिहेव। तो ट्रंप भी शायद फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज़ से, लेकिन ओवरऑल यूएस डेफिनेटली जानता है कि इजराइल डजंट वांट अ डील बिटवीन यूएस एंड ईरान, और यूएस इजराइल को रोक नहीं सकता फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर इजराइल वांट्स। नेतन्याहू विल डू व्हाट ही वांट्स एंड ट्रंप कैंट स्टॉप हिम। तो अगर ट्रंप नहीं स्टॉप कर सकते और ये जो डील हुई है या हो रही है उसमें ये बात है कि ईरान चाहता है कि आप मुझे ये गारंटी दीजिए कि मेरे ऊपर हमला नहीं होगा, ये भी एक चीज़ है डील के अंदर। तो अगर आप ये कह ही नहीं सकते ईरान को कि तुम्हारे ऊपर हमला होगा कि नहीं होगा मैं नहीं बचा सकता, तो डील फिर होगी कैसे? ये क्लियरली ईरान बोल रहा है कि मेरे ऊपर हमला नहीं होगा, डील तभी मैं फाइनल करूंगा, और आप ये कह रहे हैं कि इजराइल अगर हमला ईरान के ऊपर करता है तो अमेरिका रोक नहीं सकता। That's why there can be no deal, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ है, इट वाज अ जॉइंट यूएस और ईरान, यूएस और इजराइल का आक्रमण जॉइंटली ऑन ईरान। तो मतलब ईरान के ऊपर 2 अग्रेसर्स थे, एक नहीं था, इजराइल भी था, यूएस भी था। तो अगर कोई डील होगा तो उसमें ऑब्वियसली गारंटी होनी चाहिए कि भाई दोनों अग्रेशन नहीं करेंगे अभी, और इजराइल तो ये गारंटी देगा नहीं, राइट? और यूएस के नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल कि हम साइन कर रहे हैं कि इजराइल नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि इजराइल मानने नहीं वाला यूएस की। तो इसलिए भी डील डिफिकल्ट है, क्योंकि इजराइल इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी डील दैट दिस अमेरिकन साइन, राइट? तो इसलिए भी लाइक यू से द डील इज डिफिकल्ट। और बेसिकली बात यह है कि अगर किसी ने पेपर के ऊपर साइन कर दिया कि मैं आक्रमण कल नहीं करूंगा, उसका गारंटी क्या है? पीपल कैन लाई,
हाँ। यूनाइटेड स्टेट्स ने कितने अग्रीमेंट्स तोड़ दिए हैं, JCPOA साइन हुआ था एंड ट्रम्प विथड्रू फ्रॉम दैट. सो यूएस अगर कुछ एग्रीमेंट साइन करता है, वो इट इज़ वर्थ ओनली द पेपर, इसका कोई एक्चुअल वर्थ नहीं है, वैल्यू नहीं है. यूएस विल बैक स्टैब यू व्हेन इट इज सूटेबल और कन्वीनियंट फॉर देम. ये हिस्ट्री हमें कहता है. सो ईरान क्या कर रहा है कि डील में कुछ और चाहिए होगा उसको, कि मे बी यूएस विथड्रॉज मिलिटरीली फ्रॉम ऑल इट्स पोजीशंस इन वेस्ट एशिया. ऐसा कुछ डिमांड करेगा ईरान. वो ऐसा डिमांड नहीं करेगा कि आप गारंटी दो, गारंटीज आर वर्थलेस. वो कहेगा कि विथड्रॉ फ्रॉम ऑल योर मिलिट्री बेसिस इन द रीजन. वो एक्चुअल गारंटी हो गया, क्योंकि अभी यूएस ट्रूप्स नहीं रहे वहाँ पे. सो उस प्रकार के डिमांड्स करेगा ईरान जो यूएस को मंजूर नहीं होंगे, और यूएस ऐसे डिमांड्स करेगा ईरान को जो ईरान को मंजूर नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने विक्ट्री पाई है. तो मुझे लगता है इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अ डील टू हैपन राइट नाउ, अनलेस इट इज़ कम्प्लीटली ऑन ईरान्स टर्म्स. लेकिन उसमें इजराइल का कोई गारंटी नहीं है. सो आई डोंट सी व्हाट काइंड ऑफ डील कैन एक्चुअली हैपन. एक मैंने कॉमेडियन को सुना था, उनकी तरफ से कहा गया था कि इजराइल को एच से प्रॉब्लम है. एच से उनका ये कहना था कि हिजबुल्ला, हूथी, हमास, ह्यूमैनिटी, इन सब से दिक्कत है इजराइल को. अच्छा, मैं चाहती हूँ अगर आप समझाएं. हमास, हिजबुल्ला, हूथी, ह्यूमैनिटी. मैं ह्यूमैनिटी के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमास से ऑब्वियसली इजराइल को प्रॉब्लम है. अक्टूबर 2023 में जो हमास ने टेररिस्ट अटैक किया इजराइल के ऊपर, बहुत भयानक था. दे किल्ड सिविलियंस, हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस. महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया हम जानते हैं. सो हमास आर अ बंच ऑफ एनिमल्स, और अगर इजराइल उनके ऊपर आक्रमण करता है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है. आई डोंट सपोर्ट टेररिज्म. हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नो क्वेश्चन. हिजबुल्ला क्या है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. सम वुड से टेररिस्ट, सम वुड से समथिंग एल्स. लेकिन इजराइल को हम हिजबुल्ला से भी तकलीफ है, राइट. हुतीज़ भी ईरान के एलाइज है, और इजराइल ने उनके ऊपर भी एक्शन किया है इन द पास्ट. सो हुतीज़ से भी उनको तकलीफ है, ऑफ कोर्स, यस. ह्यूमैनिटी का नो कमेंट्स अबाउट द ह्यूमैनिटी पार्ट. और भी एच है, आई कैन थिंक ऑफ अ लिटिल मोर एच, सम मोर एच टर्म समवेयर. आप क्योंकि इतिहास की बात भी करते हैं जी. अगर आप इतिहास के पन्ने टटोल के मुझे बताएं कि आज तक कभी भी इतिहास में ऐसी कोई डील हुई है जिस युद्ध में 3 पार्टी हों और डील करते समय एक पार्टी को ही अलग रखा जाए. इस युद्ध में 3 पार्टी हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका. और अब जब डील हो रही है तो जिस पार्टी के चलते युद्ध शुरू हुआ, इजराइल, उसको डील से अलग रखा गया है. कभी इतिहास में ऐसा पहले हुआ है? मुझे ऐसा कोई डील याद नहीं है, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं है जिसमें अगर 3 जगह से 3 पार्टिसिपेंट्स युद्ध में थे तो सिर्फ दो ने ही डील किया. आई कांट थिंक ऑफ एनी सच एग्जाम्पल्स. या सो दैट्स हाईली अनयूजुअल एंड इट डजंट वर्क लाइक दैट. ऐसा चलता नहीं है. अगर आपको डील करनी है तो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स हैव टू बी देयर एंड दे हैव टू एग्री ऑन समथिंग. उसके बिना डील पॉसिबल नहीं होती है. आई डोंट थिंक सो. डील हो गई, मान लीजिए डील हो गई, और ये तो डील हो रही है 60 डेज के लिए कि हम 60 दिन के लिए युद्ध को रोकेंगे. लेकिन हम मान लेते हैं डील हमेशा के लिए हो गई. अगर इस बार युद्ध में इजराइल अमेरिका को घसीट सकता है, अमेरिका का ये कहना था मैं तो नहीं चाहता था पर इजराइल ने बोला तो मैं युद्ध में कूद गया. तो जो इजराइल एक बार अमेरिका को घसीट सकता है, वो युद्ध विराम होने के बाद क्या दोबारा अमेरिका को अब नहीं घसीट पाएगा? करना चाहेगा वो परहैप्स, लेकिन किस प्रकार से करेगा ये? क्या वो फिर से ईरान के ऊपर आक्रमण करेगा इजराइल? वो जानते हैं उसका परिणाम क्या होता है. स्काई में हर जगह मिसाइल गिर रहे हैं. वो तो नहीं चाहेगा ऐसा. आधा तेल अवीव दस्त हो गया. हमने देखा लाइव, मिसाइल्स गिर रहे. पूरा तेल अवीव में हर जगह नेबरहुड्स पूरे रबल हो गए थे. तो वो इजराइल जानता है कि अगर हम वापस ईरान के ऊपर आक्रमण करेंगे फिर से वही परिणाम होगा. बहुत ज़ोर से बॉम्बार्डमेंट होगा इजराइल के ऊपर, और शायद फिर हमारी पब्लिक हमें सपोर्ट नहीं करे, राइट. तो ये तो कर नहीं सकता इजराइल. तो फिर किस प्रकार से यूएस को घसीट पाएगा वो इन अ न्यू वॉर? वो मुझे भी समझ नहीं रहा किस प्रकार से करेगा. इजराइल इज आउट ऑफ ऑप्शंस नाउ. उनके पास अभी इंटरसेप्टर मिसाइल भी बहुत कम हो गए हैं. उनके पास जो आयरन डोम मिसाइल्स होते हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं, उनके मोस्टली खत्म हो गए हैं. बिकॉज ईरान के पास इतने मिसाइल्स है कि वो सब खत्म हो गया. सो इजराइल इज ऑल्सो नॉट एबल टू डिफेंड इटसेल्फ प्रॉपरली अभी. और वो जानते हैं कि इफ़ वी हिट ईरान विल हिट अस वेरी हार्ड, लाइक 10 टाइम्स हार्डर. तो ये उनके फेवर में नहीं है. तो अभी इजराइल के पास ऑप्शंस नहीं है टू ड्रैग यूएस बैक इनटू अ वॉर. नहीं है.
अभी की स्थिति में अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो ये अमेरिका की बेइज्जती है या डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती है? दोनों की है, दोनों की है। डोनाल्ड ट्रंप विजिबल फेस है क्योंकि वो कहता रहता है कि भाई आई एम मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, तो अभी ये ह्यूमिलिएशन हुआ है, आप ही ने किया है। सो ये डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती है, और इसीलिए वो रोज़ लिखता रहता है अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि ईरान इज़ लॉस्ट, ईरान इज़ ब्रोकन, ये वो बहुत सारे झूठ बोलता है वो हर रोज़। लेकिन ये बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की सबसे पहले है, और यूएस की भी है, यूएस की भी है। यूएस को इतनी बड़ी पराजय कब हुई थी लास्ट टाइम? आई मीन इराक में तो वो जीत गए थे, वियतनाम में पराजय हुई थी उनकी। ये वियतनाम के जितना स्केल नहीं है इसका, क्योंकि उन्होंने वियतनाम में तो बूट्स ऑन द ग्राउंड किए थे। यहाँ पे दे डिड नॉट डेयर टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। उन्होंने सोचा था कि भाई वी विल विन फ्रॉम अल्टीट्यूड, हम ऊपर से ही हवा से ही जीतेंगे, एंड दे लॉस्ट वेरी बैडली। तो ये ह्यूमिलेशन यूएस का भी है, और डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप का उससे बड़ा ह्यूमिलेशन है, बिकॉज ही चोज दिस वॉर। वो चाहता तो वॉर नहीं होता, उसने डिसाइड किया ठीक है लेट्स डू वॉर, 24 घंटे में 48 आवर्स में खत्म हो जाएगा, वो सोचा था उसने, एंड दैट वाज अ डिजास्टर। सो इट इज़ अ ह्यूमिलिएशन फॉर ट्रंप एंड ऑल्सो फॉर द यूएस। क्या मिड टर्म इलेक्शन जब हो जाएगा तो उसके बाद ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि बूट्स ऑन द ग्राउंड हो जाए ईरान में? मेरे हिसाब से 0% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये इफ यू पुट बोथ ऑन द ग्राउंड इन ईरान इट इज सुइसाइडल नो मैटर हु यू आर। यूएस ने ये एक बार ट्राई किया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जब 20 साल तक यूएस ने ऑक्यूपेशन किया, उनका कब्जा काबुल वैली पे था और थोड़ा आजू बाजू का एरिया, बाकी सारा अफगानिस्तान वॉज इन द हैंड्स ऑफ द तालिबान एंड अदर फैक्शंस। यूएस कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाया अफगानिस्तान को। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में हर जगह पहाड़ है, माउंटेन्स है, माउंटेन्स एंड वैलीज, माउंटेन्स एंड वैलीज। वहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी, आपको एक्चुअली वहाँ पे लोग भेजने पड़ेंगे। वहाँ पे आप लोग भेजोगे मर जाएंगे, क्योंकि द लोकल्स नो द टेरेन बेटर। ओके, तो अफगानिस्तान कोई छोटा कंट्री नहीं है, लेकिन ईरान इज़ लाइक वे बिगर। इन ईरान भी पहाड़ ही पहाड़ है, ईरान पूरा फोर्ट्रेस है। सद्दाम हुसैन ने कोशिश की थी 1980 में, ओके 50 किलोमीटर उसकी आर्मी फटाफट घुस गई अंदर। सद्दाम बोला कि ठीक है 3 दिन में तेहरान, 8 साल लगे, उसकी आर्मी वहीं पे अटक गई, डिजास्टर। ओके, तो ईरान के ऊपर अगर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड करोगे, आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड वहीं पे गाड़ दिए जाएंगे, गारंटीड। आप यूएस हो या कोई भी हो, यू डोंट डू दैट, स्टुपिडिटी है। तो देर इज नो पॉसिबिलिटी इन माई माइंड कि यूएस विल अटेम्प्ट बूट्स ऑन द ग्राउंड इन्वेजन, नहीं हो सकता। तो क्या मैं ये मान लूं कि हमेशा हमेशा के लिए ये ईरान की जीत है? हमेशा के लिए कुछ नहीं होता है। अगर यूएस ने किसी प्रकार से इंटरनली कू करवाया, किसी को लेट्स से बहुत बड़ी रिश्वत देके या कुछ करके, तो अनकन्वेंशनल तरीकों से दे कैन परहैप्स डू समथिंग इन ईरान, लेकिन मिलिट्री विक्ट्री पॉसिबल नहीं है अनलेस ये पूरा रेजिम अंदर से आप तोड़ दो किसी और प्रकार से, या। लेकिन ईरान में ये भी है कि उनके पास लीडरशिप के बहुत सारे लेवल्स हैं। अभी जो आयतुल्ला थे अली खमेनेई, उनकी हत्या कर दी यूएस ने, ईरान को कुछ फर्क पड़ा? नहीं, इट वेंट ऑन स्मूथली। उन्होंने कुछ 40-50 जनरल्स की हत्या कर दी, कुछ फर्क पड़ा ईरान को? कुछ फर्क नहीं पड़ा। ईरान के पास पूरा रिडंडेंसी है। ओके, अगर ये पोजीशन है गवर्नमेंट का, तो उसका सेकंड इन लाइन कौन है, थर्ड इन लाइन कौन है, सेवंथ इन लाइन कौन है, सारा का सारा रेडी है। सो नो मैटर हाउ मेनी द अमेरिकन्स विल किल, न्यू लीडर्स विल आर ऑलरेडी वेटिंग इन द विंग्स, और वो सब उतने ही काबिल हैं। और भी हार्ड लाइन है। द सिक्स्थ इन लाइन, सेवंथ इन लाइन विल बी यंगर मतलब मोर हार्ड लाइन, जिन्होंने ये सब देखा कि हमारे बुजुर्गों को मार दिया। तो जितने ये मारेंगे लीडर्स, उतने और हार्ड लाइन लीडर्स ऊपर आएंगे। सो यूएस हैज नो रियल ऑप्शंस अनलेस दे अचीव समथिंग इनकम्प्रिहेंसिबल। तो ये है सिचुएशन। इजराइल इस वक्त कहाँ खड़ा है, मैं ये समझना चाहती हूँ। आपने उसको अलग थलग कर दिया, आप उसको डील में भी शामिल नहीं कर रहे हो, बिना उसकी मर्जी पूछे आप युद्ध ख़त्म भी करना चाहते हो। वो जो अचीव करना चाहता था वो कर भी नहीं पाया है। तो इस समय क्या वो और गुस्से में भरा हुआ है कि मतलब अब तो मैं ही बॉम्ब ब्लास्ट करूँगा? कहाँ है इजराइल? इजराइल अभी इज़ आउट ऑफ ऑप्शंस। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी सारा ऑलमोस्ट लाइक 80% तो ख़त्म हो गया होगा। उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स अलेजेडली है, लेकिन उसको वो अगर उपयोग करेंगे तो इजराइल को फ्लैटन कर देगा ईरान। उनके पास कन्वेंशनल मीन्स है टू फ्लैटन इजराइल, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ नहीं कर सकते। नेतन्याहू खुद स्वयं अंडर प्रेशर है, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन स्कैंडल चल रहा है, उनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं करप्शन के। जब तक युद्ध है तब तक कोर्ट केस नहीं होगा, बट वंस द युद्ध एंड्स कोर्ट केस वापस रिज्यूम होगा।
तो ये प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर है। आई एम श्योर कि इंटरनली इजराइल में कई लोग हो गए जो दुखी हो गए इस युद्ध से, क्योंकि इतना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है इजराइल के अंदर, जो मीडिया ने सप्रेस किया है, सेंसर किया है। तो ओवरऑल इजराइल इज काइंड ऑफ आउट ऑफ ऑप्शंस विद ईरान राइट नाउ। वो ईरान के बारे में कुछ नहीं कर सकते इस समय। उनके पास कोई भी मीन्स नहीं है ईरान को पराजित करने के लिए। या तो रेजिम चेंज करने का, वो भी पॉसिबल नहीं है, या फिर मिलिट्री डिफीट देने का, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर इजराइल तो पूरा नष्ट हो जाएगा। सो इजराइल इज आउट ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ। नेतन्याहू इज अंडर प्रेशर, और यूएस भी एसेंशियली आउट ऑफ ऑप्शंस है, क्योंकि उनके पास मीन्स नहीं है टू डिफीट ईरान। दैट्स वेयर वी आर। मैंने वाइल अवध सर का पॉडकास्ट किया था। वो मैं कह सकती हूँ वॉर जर्नलिस्ट जी। हैं। कई देशों में उन्होंने जब वॉर छिड़ी तो न सिर्फ कवर किया है उसको, एक बार वो युद्ध बंदी भी बनाए गए हैं, उनको बंधक बना लिया गया था। और ख़ासकर वो मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एग्जैक्टली वही बात बोली जो अभी आप बोल रहे हैं। अच्छा। कि नेतन्याहू के खिलाफ देश में एक नहीं अनेकों ऐसे केस चल रहे हैं इस समय कि अगर ये युद्ध खत्म होता है तो नेतन्याहू आप समझिए फिनिश हैं जी। तो क्या अभी इजराइल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि इधर युद्ध खत्म हो, उधर नेतन्याहू खत्म हो? देखिए, ओवरऑल जब युद्ध होता है इजराइल में, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसको पूरा नेशन सपोर्ट करता है टिपिकली, इवन इफ वो दूसरे पार्टी का है, आपको जो पसंद नहीं है उस पार्टी में है। लेकिन नेतन्याहू ओवरऑल ज़्यादा पॉपुलर लीडर नहीं है, ओके। और नेतन्याहू के लिए ये लाइफलाइन थी कि अगर मैंने रेजिम चेंज करवा लिया तो मेरे सारे खून माफ़, एसेंशियली मेरा जो भी मैंने क्राइम्स किए सारे माफ़, क्योंकि आई विल बी द ग्रेटेस्ट लीडर इन इजराइल हिस्ट्री। लेकिन ये तो विफल हुआ। सो नाउ नेतन्याहू इज़ इन बिग ट्रबल। और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग हैं इजराइल में जो वेट कर रहे हैं कि भाई ये युद्ध खत्म हो जाए, हम हार तो गए हैं, अभी इसको कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। सो नाउ लेट अस डील विद दिस गाय नेतन्याहू फॉर हिज करप्शन allegedly and whatever else. So नेतन्याहू इज इन ट्रबल नाउ फॉर श्योर। डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस्टीज बहुत डिग्रेड हुआ है, काफ़ी उसको ह्यूमिलेशन मिला है बिकॉज ऑफ दिस डिफीट। वो अभी भी इसको स्पिन कर रहा है इट्स अ विक्ट्री फॉर द यूएस, लेकिन लेट्स सी व्हाट डील कम्स आउट, इफ इट कम्स आउट। डील के क्या टर्म्स है, इसीलिए वो मानेगा नहीं। सो डोनाल्ड ट्रंप का भी प्रेस्टीज काफ़ी लूज हुआ है, और मोस्ट लाइकली इट इज़ वेरी पॉसिबल कि मिड टर्म इलेक्शंस में उसको काफ़ी बड़े सेटबैक्स मिले, and that will reflect the mood of the American people. Has he been successful in misleading the people of the US and convincing them कि भाई मैं जीत गया हूँ, या फिर क्या अमेरिका की जनता समझ गई है कि एक्चुअली हम हार गए इसमें? वो मिड टर्म इलेक्शन में मालूम पड़ेगा। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप के झुकने की आपसे एक बड़ी वजह पूछना चाहूँ, झुकने शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ईरान ने ये बोला कि आपने जितनी तोड़फोड़ की है ना हमारे देश में, उसके लिए भी हमको पैसा चाहिए, कंपेंसेशन दीजिए। हाँ आप दीजिए। तब हालांकि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि वो रकम बहुत छोटी है, एक आध साल से ज़्यादा ईरान उसका इस्तेमाल कर नहीं पाएगा। पर फिर भी ईरान ये कह रहा है कि जी हॉर्मुज़ पे आपका कब्जा नहीं रहेगा। ईरान ये कह रहा है कि हमको कंपनसेशन चाहिए, पैसा भी तुम हमको दो। ईरान ये कह रहा है कि मेरे ऊपर आगे अटैक भी तुम नहीं करोगे। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप सुन भी रहे हैं। मैं एक वजह अगर आपसे समझना चाहूं कि ट्रंप फंसे कहाँ, वो क्या होगी? उन्होंने आक्रमण करने का आदेश दिया, वहाँ फंस गए, क्योंकि उन्होंने ईरान को बहुत लाइटली लिया था। क्या हुआ था कि लास्ट ईयर 2025 में एक 12 दिन का युद्ध हुआ था बिटवीन इजराइल और ईरान। उसमें ईरान ने बहुत पुराने मिसाइल्स लॉन्च किए थे, जिसमें बहुत छोटे छोटे वॉरहेड्स थे। तो ऐसा लगा दुनिया को कि ईरान की कैपेबिलिटीज़ बहुत कम है। और फिर इजराइल ने अपने फाइटर प्लेन्स भेजे ऑल द वे अप टू ईरान, और वहाँ पे बॉम्बार्डमेंट किया। और फिर अंत में यूएस ने वो फर्दो और नातान्स नाम के जो ईरान के न्यूक्लियर साइट से उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट की विद बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स एंड ऑल दैट। तो ऐसा लगा उस समय कि ईरान में कुछ कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, ईरान इज़ अ वीक कंट्री, ओके। तो ईरान ने जानबूझ के ये थोड़ा अब्जॉर्ब किया पनिशमेंट टू मेक इट्स एनिमीज बिलीव कि भाई हम तो बहुत ही वीक नेशन है। और फिर 2026 इस ईयर जब युद्ध हुआ तब ईरान ने एक्चुअल दिखाया कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ है। वेरी स्मार्टली प्लेड। तो जब फरवरी 28 को ट्रंप ने जब अटैक का ऑर्डर दिया, तब उन्हें लग रहा था कि भाई ईरान को 48 आवर्स में हरा देंगे, रेजिम चेंज हो जाएगा, एंड आई विल बी द ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये सोचकर ट्रंप गया इसके अंदर, एंड दैट वाज हिज बिगेस्ट मिस्टेक। मैं अब तीनों के बारे में समझना चाहूँगी आपसे। ईरान से मैं शुरुआत करती हूँ। ईरान को अभी तक क्या हासिल हुआ? ईरान को ये हासिल हुआ कि यूएस का जो होल्ड है
मिडल ईस्ट में वो बहुत ही डगमगा गया है। यूएस का क्या होल्ड है मिडल ईस्ट में? यूएस के काफ़ी सारे बेस हुआ करते थे जो अमेरिकन सोल्जर्स और मरीन्स ऑपरेट करते थे। ओके, ये सारे बेसिस अमेरिकन बेसिस थे मिडल ईस्ट में। यूएई में उनके बेस हो गए, सऊदी अरेबिया में हो गए, कुवैत हो सकता है, बहरीन हो सकता है। बहरीन में तो हम जानते हैं कि उनका जो 5th फ्लीट है उसका बहुत बड़ा हेड क्वार्टर्स था। ओके, नेवल हेड क्वार्टर्स यूएस का बहरीन में था, मनामा से कुछ ही दूर। वो पूरा नष्ट हो गया है आज। ओके, यूएस के काफ़ी सारे बहुत ही पावरफुल रेडार्स थे जो पूरे इस रीजन में थे, जो सारा एंटी मिसाइल डिफेंस और वो सब जो ऑपरेशन होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करते थे। सारे के सारे नष्ट कर दिए ईरान ने। एक रेडार का कॉस्ट था $1.1 बिलियन। ओके, और ऐसे कुछ 15-20 ही रेडार थे पूरी दुनिया में। वो 3-4 वहाँ पे थे, नष्ट हो गए। उनको साउथ कोरिया से लेके आना पड़ा एक ऐसा रेडार, उसको भी प्रॉब्ली ईरान ने नष्ट किया है। तो यूएस के जो कैपेबिलिटीज थे इस रीजन में बहुत हद तक डिग्रेड हो गए। उनके बहुत सारे बेसिस नष्ट कर दिए ईरान ने, उनके बहुत सारे ऑपरेटिव्स को शायद नष्ट किया। सो इससे क्या हुआ कि अभी हर कोई इस रीजन में जानता है कि वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। अभी फॉर एग्जांपल यूएई, वेरी नाइस कंट्री। यूएई में दो बड़े शहर है, अबू धाबी और दुबई। दुबई रिसोर्ट सिटी है। दुबई इज अ रिसोर्ट फॉर रिच पीपल। ओके, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है दे आर द पीपल हु सर्व द रिसोर्ट, आई मीन दे वर्क इन द रिसोर्ट फॉर द रिच क्लाइंट्स। तो दुबई का मॉडल है कि एक्सपैट्स यहाँ पे आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज द फाइनेंशियल मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल ऑफ दुबई। अबू धाबी का तो कंप्लीटली डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल है। ऑयल, एडनॉक, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। तो यूएई को यूएस ने प्रॉमिस किया कि भाई आपको डिफेंस की कोई चिंता नहीं करनी है, आप सिर्फ हमारे वेपन्स खरीदिए और हमारे ट्रूप्स को यहाँ पे रहने दीजिए। यूएस ने सऊदी अरेबिया को भी ये प्रॉमिस किया, देखिए आपको ये सब आर्मी मिलिट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम है ना, हम अपने बेसिस यहाँ पे बनाएंगे, वी विल प्रोटेक्ट यू। ऐसा प्रॉमिस यूएस ने सबको किया था इस रीजन में। अब जब युद्ध एक्चुअली हो गया तो यूएस सिर्फ इजराइल को डिफेंड कर रहा है, बाकी सबको छोड़ दिया। तो सऊदी अरेबिया को दिख गया कि भाई यूएस इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग अस। यूएई को दिख गया, बहरीन को दिख गया। इवन तो ईरान ने एक्चुअली सिविलियंस पे अटैक नहीं किया किसी भी कंट्री में, ओनली मिलिट्री बेसिस पे। तो एवरीबडी इज अंडरस्टूड कि यूएस का जो वर्ड है, प्रॉमिस है, उसको हम बिलीव नहीं कर सकते। यूएस ने अश्योरेंस दिया है इट इज़ वर्थ नथिंग। तो ये पूरा सिचुएशन और माहौल पूरा बदल गया है अब इस रीजन में। एंड नोबडी ट्रस्ट यूएस, नोबडी एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि हम यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि एवरीबडी हैज़ टू मेक देयर ओन डील विद ईरान ऑफ सम काइंड। कुछ अग्रीमेंट, कुछ अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है ईरान के लिए। ईरान बिकम्स द मेजर हेजेमोनिक पावर इन द रीजन विच कांट बी डिफीटेड बाय द यूएस। दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर ईरान। और फिर अभी ईरान का लीडरशिप चेंज हो गया है, ये भी अचीवमेंट है ईरान के लिए। देखिए एक सोशियोलॉजिकल इशू होता है, इट्स कॉल्ड एलीट वॉर प्रोडक्शन। ओके, क्या होता है कि कोई लेट्स से कोई नेशन है, हाइपोथेटिकली कोई नेशन है जहाँ पे युद्ध कभी होता नहीं है, बहुत ही पीसफुल है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रे हेड बुढ़े लोग होते हैं वो सारे पोजीशंस ऑफ पावर को कंट्रोल कर लेते हैं और कभी छोड़ते नहीं है। और फिर उन्हीं के फैमिली के अंदर और उन्हीं के फ्रेंड्स के अंदर सारा कंट्रोल हो जाता है ऑफ पावर। तो और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, हर छोटे छोटे पोजीशन ऑफ पावर पे वो कब्जा कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एलीट वॉर प्रोडक्शन। व्हेन अ नेशन इज एट वॉर द एलीट्स डाई आउट और फ्रेश ब्लड कम्स अप। उससे नेशन में इनविगोरेशन हो जाता है एंड दैट चेंजेस द होल कैरेक्टर ऑफ द नेशन। नेशन ज़्यादा असर्टिव हो जाता है और नए आइडियाज आते हैं नेशन में। तो यूएस ने ईरान का जो प्रॉब्लम था एलीट वॉर प्रोडक्शन का, वो सॉल्व कर दिया उनके लिए। सारे सीनियर लीडर्स को और जनरल्स को मार दिया। ठीक है, ईरान बोले थैंक यू, नाउ वी विल हैव अ वेरी हार्ड लाइन पॉलिसी टुवर्ड्स यू, क्या कर लोगे। तो यूएस ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया ईरान के लिए, और यूएस ने दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व किया कि ईरान इज नाउ द मेजर हेजेमोनिक पावर इन द रीजन। तो ईरान के लिए बहुत बड़े अचीवमेंट्स है ये। अभी अगर डील में यूएस उनको $300 बिलियन देता है वॉट एवर, ये भी अचीवमेंट होगा। नहीं मिला तो भी अचीवमेंट है क्योंकि हमने यूएस को हरा दिया। और क्या चाहिए। अभी पाकिस्तान भी डरेगा उनसे, सऊदी भी डरेगा उनसे, हर कोई डरेगा उनसे। सऊदी तो कह रहा है हमसे भी पैसे ले लो अमेरिका से वो अलग डील करने के चक्कर में कि भैया तुम शांत रहो, हमसे भी पैसे ले लो, तुम कंपनसेट उनसे क्या, हम भी देने को तैयार है तुम्हें। दैट इज एग्जैक्टली एन एग्जांपल जो मैं कह रहा हूँ कि एवरी नेशन विल हैव टू मेक इट्स ओन डील विद ईरान नाउ, सम अग्रीमेंट, सम अंडरस्टैंडिंग। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इजराइल का अचीवमेंट क्या है? हार गए बुरी तरह से, आधा नेशन नष्ट हो गया।
ह्यूमिलिएट हो गए, कुछ भी अचीव नहीं किया आपने, आपका आयरन डोम खत्म हो गया, आपका जो पूरा प्रेस्टीज था कि आयरन डोम इज द बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड, ध्वस्त हो गया। क्या अचीव किया इजराइल ने? आई डोंट नो, नथिंग, नथिंग। इट वाज अ डिजास्टर फॉर इजराइल। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अचीव किया? ह्यूमिलिएशन अचीव किया, नथिंग। इजराइल, आई मीन यूएस का जो होल्ड है मिडिल ईस्ट पे, वेस्ट एशिया पे, वो काफ़ी कम हो गया अभी। नोबडी ट्रस्ट द यूएस नाउ, नोबडी ट्रस्ट देम। एवरीबडी सेज कि भाई अभी ईरान से ही डील करना पड़ेगा, ईरान से ही बात करनी पड़ेगी, हम ट्रंप को की अश्योरेंसेस और प्रोमिसेस पे भरोसा नहीं कर सकते। यूएस कुछ कहता है तो वो हमें यूज़ करता है। अगर उन्होंने यूएस ने हमारे नेशन में मिलिट्री बेस बनाए, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, हमारे ऊपर रूल करने के लिए था, और एक्चुअली इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए था। सब समझ गए। सो यूएस का जो क्रेडिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है इस रीजन में। और यूएस ने जो मिलिट्री होल्ड था इस रीजन में, ऑक्यूपेशन, मिलिट्री ऑक्यूपेशन था, वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है इस रीजन में। सो एवरीबडी इज अफ्रेड। अभी कुवैत डरेगा। कुवैत छोटा सा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, वो अपना देख लेगा भाई ईरान से, भाई ठीक है भाई लोग प्लीज डोंट डू एनीथिंग, आपको जो चाहिए हम कर लेंगे। एवरीबडी विल डू दिस। यूएस हैज बीन ह्यूमिलिएटेड। मुझे ये भी आप समझाइए कि ये क्रेडिबिलिटी डोनाल्ड ट्रंप की ही कम हुई है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अगर गद्दी से उतरे, जो कि 2029 में उनको जाना ही है, कोई नया प्रेसिडेंट बनना ही है, तो नया प्रेसिडेंट जैसे ही अमेरिका को मिलेगा, वो क्रेडिबिलिटी भी क्या अमेरिका की वापस आ जाएगी, या अब ये हमेशा के लिए ट्रंप के साथ साथ यूएस की क्रेडिबिलिटी भी गई? यूएस की गई, ट्रंप की नहीं। क्योंकि देखिए ट्रंप ने जो चेंजेस किए हैं यूएस में, वो लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस थे। अभी आज सुबह ही पीट हेग्सेथ जो है, उसका जो भी सेक्रेटरी ऑफ वॉर, सबसे पहले ट्रंप ने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को बना दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। ओके, पूरा कैरेक्टर चेंज कर दिया। आज इंडो पैसिफिक कमांड हुआ करता था, उसको इन्होंने रीनेम किया पैसिफिक कमांड। तो ये सब लॉन्ग टर्म रीअलाइनमेंट्स कर रहा है यूएस। ओके, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं यूएस में, इट इज गोइंग टू आउटलास्ट ट्रंप, क्योंकि ये सब इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो रहे हैं। और अगर ट्रंप गया भी तो कोई और आएगा, लेकिन यूएस में पता है आपको क्या है सिचुएशन, इट डजंट मैटर हु इज द प्रेसिडेंट। देखिए ट्रंप के पहले, ट्रंप इज द 47th प्रेसिडेंट एंड 45th प्रेसिडेंट। 46 कौन था? 46 कौन थे? श्री जो बाइडेन जी। क्या जो बाइडेन सचमुच प्रेसिडेंट थे? उन्हें क्या पता था कि क्या चल रहा है दुनिया में? उनके दिमाग में कुछ चल रहा था क्या? ही वॉज टू ओल्ड, ही वॉज टू डिमेंटेड। और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी सुश्री कमाला हैरिस जी, क्या उसमें वो क्षमता थी कि बी टू रूल द कंट्री? उसमें भी वो मेंटल बैंडविड्थ नहीं थी। बट सो द वाइस प्रेसिडेंट इज इनकम्पिटेंट एंड द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इनकम्पिटेंट। तो यूएस को कौन चला रहा था? क्योंकि 4 साल यूएस चला अच्छे से। सो समबडी रन्स द कंट्री एंड द प्रेसिडेंट इज नॉट द पर्सन हु रन्स द कंट्री। ओके, यूएस में एक डीप एस्टैब्लिशमेंट है, द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, द पेंटागन, ये सब जो लोग हैं वो अनइलेक्टेड लोग हैं एंड दे आर परमानेंटली इन पावर। दीज आर इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल हु आर परमानेंटली इन पावर, एंड वो लोग एक्चुअली यूएस को रूल करते हैं। और भी है जो पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो सिलिकॉन वैली के जो बिलियनर्स है। सो देर आर रिच पीपल एंड ब्यूरोक्रेट्स हु एक्चुअली रन द कंट्री। जो पॉलिटिशियंस है उनको फंडिंग भी ये लोग करते हैं एंड सो ऑन। सो एक और चीज बोलता हूं मैं आपको, यूएस एक 2 पार्टी सिस्टम है, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। 2-3 और पार्टीज है बट दे डोंट रियली मैटर। 2 पार्टी सिस्टम है। और चाइना क्या है? 1 पार्टी सिस्टम है। नॉर्थ कोरिया 1 पार्टी सिस्टम है। सो द यूएस इज 1 स्टेप अबव नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। और यूएस का फॉरेन पॉलिसी कभी चेंज नहीं होता, वेदर रिपब्लिकन्स इन पावर और डेमोक्रेट्स इन पावर। यूएस का इंटरनेशनल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, ये सब चेंज नहीं होता, नो मैटर हु इज इन पावर। इंटरनली कुछ ना कुछ चेंज होता है, लेकिन ग्लोबली आउटसाइड नथिंग चेंजेस। सो यूएस एक्चुअली इज एन ऑटोक्रेसी मास्करेडिंग एज अ डेमोक्रेसी। इट्स एक्चुअली एन ऑटोक्रेसी विच इज रन बाय अनइलेक्टेड पीपल हु आर इनविजिबल, शैडोवे। तो दैट्स व्हाई आई से कि ट्रंप है या कोई भी और आता है बाद में, इट मेक्स नो डिफरेंस। यूएस is going to remain the US, और US का ही credibility गया है now। अब पाकिस्तान के ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि इंडियंस भले माने या ना माने, आप जब वर्ल्ड रिपोर्ट्स उठा के देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि पाकिस्तान एक अलग हीरो इस वक्त बना हुआ है। हमने खुद अभी बात की कि शहबाज शरीफ की तरफ से सबसे पहले ट्वीट कर दिया गया।
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब ऑप सिंदूर चल रहा था, सीज फायर हुआ, ये ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है तो शहबाज शरीफ ट्वीट करके बता रहे हैं कि बधाई हो, अब डील होने वाली है, मुझे सबसे पहले मालूम चल गया। जी, बिल्कुल। तो वो जो हीरो वाली छवि पाकिस्तान की एक वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस की जा रही है, वो एक्चुअली है पाकिस्तान हीरो बन गया। पाकिस्तान एक कन्वीनियंट लोकेशन है अमेरिका के लिए टू होल्ड टॉक्स इफ रिक्वायर्ड एंड टू सपोर्ट टेररिज्म इफ रिक्वायर्ड। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? मेरा ये कहना है कि द यूएस सपोर्ट्स पाकिस्तानी टेररिज्म। यूएस हैज फंडेड एंड फाइनेंस्ड पाकिस्तानी टेररिज्म सिंस द 1980s। वेरी ट्रू। 100%। जो पाकिस्तान ने कश्मीर में किया, जो कश्मीरी पंडित के साथ किया, जो पंजाब में किया, इसका फंडिंग, इसका इंटेलिजेंस, ब्रेन पावर, ये सब यूएस से ही आया है। उसामा बिन लादेन को किसने बनाया? किसने उसको फंड किया था? यूएस ने किया था। सद्दाम हुसैन को किसने किया था? ये सारे काम यूएस करवाता है अलग अलग नेशन से। अभी इंडिया और यूएस का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था अंटिल 2022। जब यूक्रेन युद्ध हुआ तब यूएस ने इंडिया को कहा, भारत को कहा कि भाई वी आर इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन रशिया, यू मस्ट पार्टिसिपेट इन द सैंक्शंस। मोदी जी ने कहा नहीं, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम तो उनसे और तेल खरीदेंगे। तब से यूएस ने डिसाइड किया है कि इंडिया को हम कंटेन करेंगे। वी विल नॉट हेल्प इंडिया, वी विल नॉट कोऑपरेट विथ इंडिया, हम इंडिया को कंटेन करेंगे। और जब से वो डिसीजन हो गया उनका, तब से पाकिस्तान बिकेम इंपॉर्टेंट अगेन। और 2022 में ही यूएस ने पाकिस्तान में रेजिम चेंज किया, इमरान खान को जेल करवा दिया और शहबाज शरीफ को उस सीट पे बिठाया, हॉट सीट पे। लेकिन एक्चुअली असीम मुनीर इज रूलिंग द कंट्री। तो यूएस डिड अ रेजिम चेंज ऑपरेशन इन पाकिस्तान। 2 साल बाद यूएस ने दूसरा रेजिम चेंज ऑपरेशन किया ईस्ट पाकिस्तान में। उन्होंने बांग्लादेश को फिर से ईस्ट पाकिस्तान बना दिया। ओके, तो यूएस इज हैविंग अ पॉलिसी, इट इज इंप्लीमेंटिंग अ पॉलिसी ऑफ एनसर्कलिंग इंडिया। अभी नेपाल में जेंजी रेवोल्यूशन सो कॉल्ड हुआ और बालेन शाह को बना दिया और रैपर को बना दिया प्राइम मिनिस्टर, जो भी है व्हाटएवर, ये भी वही सब है। तो यूएस इज एनसर्कलिंग इंडिया। और जो पाकिस्तान अभी हीरो की तरह पोजीशन किया जा रहा है बाय द वेस्टर्न मीडिया, ये पूरा मैन्युफैक्चर्ड इमेज है। पाकिस्तान कोई हीरो नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ एक कठपुतली है, एक पपेट है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल कठपुतली फॉर काउंटर बैलेंसिंग इंडिया एंड कीपिंग इंडिया ऑफ बैलेंस वेन एवर रिक्वायर्ड। तो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न मीडिया है वो मैन्युफैक्चर करेगा इमेज। मैं भारत की जनता से यही कहूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, वी हैव अवर कैपेबिलिटीज, डोंट वरी अबाउट मीडिया क्या कहता है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कोई कुछ कहता है तो? हम जानते हैं क्या, व्हाट इज़ द ट्रूथ। पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, पाकिस्तान एक ऑलमोस्ट फेल्ड नेशन है। पाकिस्तान इसीलिए फेल नहीं हो रहा है क्योंकि इट इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय समबडी और द अदर। 10 साल 2012 से लेकर 2022 तक चाइना ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, उसके पहले यूएस सपोर्ट कर रहा था और 2022 के बाद फिर से यूएस सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। ट्रम्प जानबूझ के असीम मुनीर को बुलाता रहता है टू वाशिंगटन एंड ऑल, टू अपसेट इंडियंस एंड टू गिव देम ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस अबाउट हाउ टू डील विथ इंडिया। और ट्रम्प को काफ़ी सारा बेनिफिट्स पर्सनली मिल रहा है इससे। ट्रम्प का जो बिजनेस एम्पायर है, इट इज़ इन्वेस्टिंग इन, इट वांट्स टू इन्वेस्ट और अदर एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में ऑयल एंड गैस थोड़ा बहुत है और काफ़ी सारा थोड़ा बहुत रेयर अर्थ्स भी है। ट्रम्प को वो सब चाहिए खुद के लिए। और पाकिस्तान में कोई क्रिप्टो करेंसी सेक्टर नहीं हुआ करता था, लेकिन ट्रम्प का जो कंपनीज है वो अभी क्रिप्टो सेक्टर सेटअप कर रहा है पाकिस्तान में, एंड दे विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। सो पाकिस्तान एक अच्छा डिजायरेबल पीस ऑफ रियल एस्टेट है ट्रम्प के लिए, एंड दैट्स व्हाई ही इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। एंड यूएस एस्टैब्लिशमेंट के लिए इट इज़ अ ग्रेट कंपोनेंट ऑफ देयर पॉलिसी ऑफ एनसर्कलिंग एंड कंटेनिंग इंडिया। तो इसलिए पाकिस्तान को वेस्टर्न मीडिया अभी हीरो के तरह पोर्ट्रेट कर रहा है, बट पाकिस्तान इज़ नो हीरो, इट इज़ अ टेररिस्ट नेशन विच नीड्स टू, इट्स, पाकिस्तान क्या है एक्चुअली, क्या है? एक आर्टिफिशियल टेम्पोररी नेशन है। इट विल बी देयर एज लॉन्ग एज समबडी सपोर्ट्स इट। एक बार वो सपोर्ट खत्म हो गया, इट्स ओवर फॉर पाकिस्तान, ब्रेकअप हो जाएगा। तो ब्रेकअप कैसे करवाए हम? वी हैव टू राइज। अभी सिचुएशन ये है कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें इंडिया इज नॉट द मोस्ट पावरफुल नेशन। आप कहेंगे व्हाट डू आई मीन बाय दैट? हर कोई चौंक जाएगा। What do I mean by that? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम सबसे पावरफुल नहीं है? नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल नेशन है यूनाइटेड स्टेट्स, इवन दो इट इज नॉट फिजिकली पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यूरोप में सबसे पावरफुल नेशन है
यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स नेटो और ईयू दोनों को कंट्रोल करता है. सो इन वेस्टर्न यूरोप द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इज नॉट फ्रांस, इट्स नॉट जर्मनी, इट्स नॉट पोलैंड, इट्स द यूनाइटेड स्टेट्स. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल भारत नहीं है, इट्स द यूनाइटेड स्टेट्स. क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ने के अंदर यूएस ने रेजिम चेंज किया, हम कुछ नहीं कर पाए. ईस्ट पाकिस्तान में रेजिम चेंज किया, हम कुछ नहीं कर पाए. नेपाल में रेजिम चेंज किया, हम कुछ नहीं कर पाए. श्रीलंका में भी कुछ हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पाते. इन द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स इज मोर पावरफुल देन इंडिया. जिस दिन भारत सबसे पावरफुल बन गया सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में ब्रेकअप ऑटोमेटिकली विदाउट इंडिया फायरिंग अ सिंगल शॉट. यूएस फिर ऐसा होने देगा? इंडिया को सबसे पावरफुल बनने देगा? वो नहीं चाहेंगे और वो हर चीज ट्राई करेंगे वॉट एवर इज पॉसिबल टू स्टॉप अस फ्रॉम राइजिंग. तो हमारा काम है कि जो भी हो वी हैव टू राइज. हम जो भारतीय वी आर द जो हमारे सिटीजन्स हैं, वी हैव टू कम टुगेदर एंड बिकम यूनाइटेड अगेन एंड वर्क टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन. अगर हर कोई 1.4 बिलियन पॉपुलेशन एक साथ काम करेगा, कोई हमें रोक नहीं सकता. मैं ये भी समझना चाहती हूँ, हमने जैसे ही ईरान अमेरिका वॉर शुरू हुआ, हमने दूसरा पॉडकास्ट किया था जीडी बख्शी सर का. तब तक पाकिस्तान सामने आया नहीं था मध्यस्थता के लिए, और उसी समय जीडी बख्शी सर ने कहा था कि मध्यस्थता का काम मोदी जी को करना चाहिए, क्योंकि इजराइल भी उनका बहुत अच्छा दोस्त है, ईरान भी उनका बहुत अच्छा दोस्त है, ट्रम्प साहब भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं. अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब एस जयशंकर से पूछा जाता है कि इंडिया इसमें कहाँ है, तो वो क्लियरली ये कहते हैं कि ये हमारा युद्ध नहीं है, इट्स नॉट आवर वॉर. फिर उसके बाद विरोधी ये कहते हैं कि जब यूक्रेन और रशिया वॉर था, तब आप क्रेडिट ले रहे थे कि वॉर के बीच में हमने मध्यस्थता की, हमने रुकवाया. एक एड भी बीजेपी की तरफ से कैंपेन प्रॉपर उस समय चलाया गया था. अब ये विपक्ष कह रहा है कि वो भी आपका युद्ध नहीं था, लेकिन क्रेडिट आप ले रहे थे. ये भी आपका युद्ध नहीं था, यहां आप बीच में नहीं कूदे. तो ये पूरी विदेश नीति में आपसे अगर समझना चाहूं भारत की, तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं जो पॉलिटिकल कंपोनेंट है, इंटरनल पॉलिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंडिया, कि भाई किसी ने कुछ क्रेडिट लिया, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा. लेकिन क्या मैं जीडी बख्शी जी के साथ सहमत हूं या फिर क्या मैं डॉक्टर जयशंकर के साथ सहमत हूं? जीडी बख्शी जी, जैसे आपने कहा, आई हैव नॉट सीन इट, बट आपने कहा कि ही सेज दैट इंडिया शुड हैव मीडिएटेड इन ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स. ये मुझे लगता है 7-8 मार्च की ही बात है जब उन्होंने ये कहा था. ठीक है, राइट. तो उनका ओपिनियन ये है जीडी बख्शी जी का. और जयशंकर जी कहते हैं कि भाई दिस इज नथिंग टू डू विद अस, हमारा वॉर नहीं है. मैं कहा, वेयर डू आई स्टैंड? आई एम 100% क्लियर अबाउट वन थिंग, कि भाई जहाँ पे कुछ चल रहा है उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें बाहर रहना चाहिए. हमें क्या मिलेगा? के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए. नहीं, स्टे आउट ऑफ इट. हमें क्या मिलेगा भाई मीडिएशन करने से? क्या मिलेगा हमें? क्या हमें पैसा मिलेगा? क्या हमारा इंडस्ट्री बढ़ेगा? क्या हमें प्रेस्टीज चाहिए? टू हेल विद प्रेस्टीज, बिल्ड हार्ड पावर. ओके, आई हैव 100% क्लैरिटी. बिल्कुल हमें इसमें जाना नहीं चाहिए बीच में. वो लड़ रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है. हमने शुरू नहीं किया युद्ध और हम खत्म भी नहीं करेंगे युद्ध. आप लोग लड़ो, आपका प्रॉब्लम है. हम दूर से कहेंगे स्टॉप स्टॉप, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम. सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस कि हमने इसमें मीडिएशन का अटेम्प्ट नहीं किया. दैट वाज द करेक्ट डिसीजन. यूक्रेन और रशिया के बीच में हमने कौन सा मीडिएशन किया है? हमने कोई मीडिएशन नहीं किया है. बीच में जब हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए थे, तो हमने पुतिन जी से अनुरोध किया था, थोड़ा ज़रा हमें निकालने दीजिए. तो पुतिन जी ने 6 घंटे के लिए युद्ध रोका था. राइट. ये ठीक है, दैट वाज अ ह्यूमैनिटेरियन थिंग, इट वाज वेरी काइंड ऑफ. बिल्कुल सही पॉइंट पे पहुंचे हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली उसी का जिक्र किया गया है यहाँ पर. तो ठीक है, कुछ लोग को जियोपॉलिटिक्स समझती नहीं है, उसका कुछ और इंटरप्रिटेशन करेंगे शायद, व्हाटएवर, दैट्स फाइन. लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि भारत ने मीडिएशन नहीं किया था. भारत ने सिर्फ पुतिन जी से अनुरोध किया था कि हमारे इतने सारे हजारों स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हें निकालना चाहते हैं. तो पुतिन जी वेरी ग्रेशियसली, वेरी काइंडली स्टॉप द वॉर फॉर 6 और 8 आवर्स, और हमने निकाल दिया स्टूडेंट्स को. दैट्स ऑल दैट हैपेंड. हमने कोई मीडिएशन नहीं किया रशिया और यूक्रेन के बीच में भी. प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पुतिन जी से रेगुलरली मिलते हैं. वो 1-2 बार ज़ेलेंस्की जी से भी मिले हैं. सो वी आर नाइदर ऑन दिस साइड नॉर ऑन दैट साइड, ऑफिशियली एटलीस्ट. ओके, एंड वी आर नॉट मीडिएटिंग. हमारे जो पॉलिसी है दैट इज़ द करेक्ट पॉलिसी. हम सबके मित्र हैं, हम किसी के शत्रु नहीं है, लेकिन हम कहीं पे बीच में नहीं जाएंगे. कोई लड़ रहा है, आपका प्रॉब्लम हो, हमारा प्रॉब्लम नहीं है.
भारत के 3 नाविक मार दिए जाते हैं और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि भारत ने बहुत गुस्सा नहीं जाहिर किया, नाराज़गी जिस स्तर की दिखानी चाहिए थी वो भारत की तरफ से नहीं दिखाई गई। अंतिम संस्कार को लेके भी कुछ तरह की खबरें आई थी कि जो सम्मानजनक अंत्येष्टि होनी चाहिए थी तीनों नाविकों की, वो भी भारत करने में असमर्थ रहा। तो इसको लेके आपका क्या स्टेक है? पहली बात तो ये है कि ये अनएक्सेप्टेबल है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 3 सिविलियंस, भारतीय सिविलियंस की हत्या की। दिस इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। दिस इज कंप्लीटली इलीगल। लेकिन दूसरी बात यह है कि यूएस और इंडिया का अगर हम हार्ड पावर कंपेयर करें, हम कहीं नहीं कंपेरिजन में स्टैंड होते। हम यूएस के साथ अगर कुछ लेट्स से उनके जो वॉरशिप ने ये काम किया, हत्या की, अगर हम कुछ एक्शन लेते, मिलिट्री एक्शन, तो हमारे लिए वो परिणाम बहुत खराब होगा। द यूएस इज टू पावरफुल राइट नाउ, ओके। और यूएस सिर्फ मिलिट्रीली पावरफुल नहीं है, इकोनॉमिकली पावरफुल है। अगर हमने उनके मिलिट्री के विरुद्ध कोई एक्शन लिया तो दे कैन डेवस्टेट आवर इकोनॉमी बाय इम्पोजिंग सैंक्शंस एंड व्हाट नॉट। तो वी हैव टू अनफॉर्चुनेटली नो वेयर वी स्टैंड इन द वर्ल्ड। हमारा स्टैंडिंग दुनिया में कहाँ पर है? आज हम नंबर 4 है दुनिया में इन टर्म्स ऑफ हार्ड पावर। यूएस नंबर 1 है, रशिया उनसे आधा है हार्ड पावर में, रशिया से लगभग आधा चाइना है हार्ड पावर में, इवन दो इकोनॉमिकली बहुत आगे है वो, और चाइना से 1/3 भारत है। ये सिचुएशन है, ओके, इन टर्म्स ऑफ हार्ड पावर कंप्यूटेशन। तो यूएस और भारत के बीच में लगभग ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ हार्ड पावर। तो इस समय हमें ये रिकग्नाइज करना कि हमारा एक्चुअल स्टैंडिंग क्या है। वी आर लाइक एन एंट इन फ्रंट ऑफ एन एलिफेंट, और इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ये इंसल्ट सहना पड़ेगा और हमें ये इंसल्ट भूलना नहीं है। विष्णुगुप्त चाणक्य ने कभी इंसल्ट्स भूले नहीं। जब उनको ह्यूमिलेट किया था नंद एम्पायर ने, तो वो पाटलिपुत्र से जाकर कहाँ गए थे? आई थिंक वो गए थे तक्षशिला, मतलब बिहार से लेकर वेस्टर्न पंजाब तक चले गए थे कुछ साल तक, लेकिन वो ह्यूमिलेशन भूले नहीं। और फिर इवेंचुअली वो वापस आए और चंद्रगुप्त मौर्य को इस्टेब्लिश किया और नंद एम्पायर के खिलाफ रेजिम सक्सेसफुली किया उन्होंने। इस पूरे प्रोसेस को 20-30 साल लगे होंगे। वी हैव 20-30 ईयर्स। समय की कोई शॉर्टेज नहीं है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट these acts of terrorism। और हमारे द सोल्यूशन इज फॉर इंडिया टू ग्रो एंड टू राइज एंड टू बिकम एन एक्चुअल राइवल ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स इन द वर्ल्ड। फिर ये सब करके दिखाओ। लेकिन अमेरिका द्वारा जो 3 नाविक भारतीय मारे गए हैं, जी, उसको आप इंडिया की इंसल्ट मान रहे हैं? इट इज़ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। इंसल्ट तो है ही, और ये एक्ट ऑफ टेररिज्म भी है। किसी भी सिविलियन को मारना, इट इज़ इन कंप्लीट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट। तो ये क्राइम है, ये एक्ट ऑफ टेरर है, और ये इंसल्ट भी है। लेकिन आज हमारी वो क्षमता नहीं है टू डू एनीथिंग अबाउट दैट। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। भूलेंगे नहीं हम। एंड व्हेन द टाइम इज राइट वी शुड मेक देम पे फॉर इट इन सम फॉर्म और द अदर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वी शुड अटैक देम। They should maybe pay $100 million per family for compensation or something with a formal apology eventually. कोई एक्शन लेने की तो बाद की बात है, पर क्या हमें कड़ी नाराजगी वो जाहिर नहीं करनी चाहिए थी? मोदी जी ने इनडायरेक्टली नाराजगी व्यक्त की है। इन जो अभी जो G7 चल रहा है, तो ये हुआ था कि ट्रंप जी उनके बाजू में बैठे थे, और ट्रंप वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट, मिस्टर मोदी वॉज ऑन द राइट, और उनके बाजू में बैठ के मोदी जी ने ऐसा कहा कि ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ़ वी कांट ट्रस्ट ईच अदर देन नथिंग वर्क्स। इनडायरेक्टली उन्होंने क्रिटिसाइज किया मिस्टर ट्रंप को। उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं अभी? नथिंग मच। शायद हम जो 2012 में हुआ था वैसा कर सकते हैं। बैरिकेड्स निकाल दो एम्बेसी के सामने से। इधर ही कहीं पे है एम्बेसी, यूएस एम्बेसी चाणक्यपुरी में। बैरिकेड्स निकाल दो 2-3 दिन के लिए। वो सिर्फ सिंबलिक जेस्चर होगा, उससे कुछ एक्चुअल परिणाम नहीं आएगा। राइट। सो आई थिंक नाराजगी व्यक्त करना इज वर्ड्स आर मीनिंगलेस, ओनली एक्शंस मैटर। जब तक हम एक्शंस नहीं कर सकते, स्टे क्वाइट एंड ग्रो। हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम, और बिल्ड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम। अभी अगर मैं गल्फ कंट्रीज़ के बारे में समझना चाहूँ आपसे, तो ये जब से जंग शुरू हुई है तब से अभी तक, और अगर ये डील साइन होती है तो उसमें गल्फ कंट्रीज़ कहाँ खड़ी हैं? कहीं भी नहीं। They have nothing to do with this. They are powerless. They are weak countries. वो sovereign countries भी नहीं है. They are not even sovereign nations. उनका कोई standing नहीं है इसमें.
उनका इस डील में कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं होगा, कोई उनको पूछेगा भी नहीं. दैट इज द सिचुएशन ऑफ द गल्फ कंट्रीज. दैट्स इट. एक अगर मैं हीरो ईरान को छोड़ के आपसे पूछूं, जी. क्योंकि अभी हमने जितनी भी चर्चा की है उसमें मुझे ये तो समझ में आ गया है कि असल हीरो अगर कोई बन के उभरा है तो वो है ईरान. लेकिन सेकंड नंबर पे आप किसको रखेंगे? वो अवार्ड किसे जाएगा? सेकंड नंबर पे कोई है ही नहीं. सेकंड नंबर इसमें इस युद्ध में 3 लोग थे. ईरान था, इजराइल था और यूनाइटेड स्टेट्स था. 2 हार गए पूरी तरह से, एक ही जीता है. इसमें हीरो एक ही है. और ईरान को थोड़ा बहुत सपोर्ट बाहर से मिला, रूस से मिला थोड़ा बहुत सपोर्ट और चाइना से मिला थोड़ा बहुत सपोर्ट. तो किस प्रकार का सपोर्ट मिला? चाइना और रूस ने ईरान के साथ सैटेलाइट पोजिशनिंग डेटा शेयर किया और सैटेलाइट इमेजरी शेयर की. व्हाट इज सैटेलाइट पोजिशनिंग? जीपीएस एक अमेरिकन सिस्टम है, ओके. और यूएस इसको शेयर नहीं करेगा विद ईरान ऑब्वियसली, जब ईरान इज फाइटिंग द यूएस. तो चाइना के पास भी बैदू नाम का सिस्टम है, रशिया के पास भी ग्लोनास नाम का सिस्टम है, विच इज द एग्जैक्ट सेम थिंग एज जीपीएस, बट एक चाइनीज है एक रशियन है. सो दे शेयर्ड दैट विथ ईरान. और चाइना के मिलिट्री सैटेलाइट्स ने ऑलमोस्ट रियल टाइम में हाई क्वालिटी सैटेलाइट इमेजरी शेयर की विथ ईरान ड्यूरिंग द वॉर. तो इससे ईरान को थोड़ी बहुत डेफिनेटली मदद मिली होगी, बट मैं नहीं कहूँगा कि चाइना या फिर रशिया इसमें हीरो रहे हैं. दे प्लेड अ स्मॉल सपोर्ट रोल, बट द हीरो इज ईरान ओनली. द विक्टर इज ईरान. ईरान के ही जीता है. ईरान, अमेरिका और इजराइल, इन तीनों को मैं अगर हटा दूं तो इस युद्ध से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फायदा किसे पहुंचा है? चीन का. क्योंकि देखिए अभी हॉर्मुज से तेल आता है. यूएस ने, हम समझते हैं कि इजराइल ने ये वॉर क्यों शुरू की, युद्ध क्यों शुरू किया, लेकिन यूएस ने ये वॉर क्यों किया? तेल के लिए. इस साल जनवरी में यूएस ने वेनेजुएला पे आक्रमण किया और रेजिम चेंज किया. किस लिए? तेल के लिए. हाँ. ओके. देखिए चाइना का एक वल्नरेबिलिटी है, बहुत बड़ा वल्नरेबिलिटी, जो हमारा भी है, एनर्जी सॉवरेंटी. दे आर नॉट, इंडिया इज नॉट सॉवरेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, नाइदर इज चाइना. हमें दूसरे देशों से ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, विच मीन्स कि वो नेशन हमें प्रेशराइज कर सकते हैं अगर चाहे तो. तो यूएस क्या चाहता है कि दुनिया में जितने भी मेजर सोर्सेज ऑफ ऑयल है उन पे वो कंट्रोल कर ले, ताकि देन दे कैन प्रेशराइज इंडिया एंड चाइना वेन एवर दे वॉन्ट. तो चाइना कुछ 10-15 जगह से ऑयल इंपोर्ट करता है, वेनेजुएला से 3% ऑयल इंपोर्ट करता है, ईरान से 15 से 20% ऑयल इंपोर्ट करता है, कुवैत भी है, इराक भी है, यूएई भी है, सऊदी भी है, अफ्रीका से आता है एंड सो ऑन. तो पूरा जो गल्फ नेशन है, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड सो ऑन, उसके ऊपर यूएस का कंट्रोल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सिर्फ ईरान पे यूएस का कंट्रोल नहीं है. अगर यूएस ने ईरान पे कंट्रोल कर लिया होता तो चाइना बहुत प्रेशर में आता. लेकिन ईरान हैज टर्न्ड आउट टू बी द विनर, सो चाइना विल कीप गेटिंग इट्स ऑयल फ्रॉम ईरान. सो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी जीत है. सेकेंडली, इट इज़ ऑल्सो विन फॉर द चाइनीज करेंसी युआन, क्योंकि ईरान और चाइना के बीच में ट्रेड होता है युआन में, नॉट इन डॉलर्स. तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इट्स अ विक्ट्री. सेकेंड बिगेस्ट गेनर फ्रॉम दिस इज चाइना, डेफिनेटली. अब मैं लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए आपसे कुछ रैपिड फायर वाले सवाल पूछ रही हूँ. हाँ ना में आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा. आप एक लाइन में चाहें तो हमें समझा भी सकते हैं. क्या अमेरिका इस युद्ध में अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल को बीच मझधार में छोड़ चुका है? नहीं, दोनों हारे साथ में हाथ करके हारे हैं. छोड़ा नहीं उन्होंने इजराइल को. ठीक है. अब सुपर पावर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ग्लोबल पुलिसमैन की जो उसकी भूमिका थी उसको खो चुका है. ठीक है. नया बॉस ईरान अब बन के उभरा है मिडिल ईस्ट का? जी हाँ. क्लियर है, कोई दूसरा बॉस नहीं है मिडिल ईस्ट में? अभी कोई और नहीं है. क्या ईरान अपने जो प्रॉक्सीज हैं उसमें हिजबुल्ला भी है, हमास भी है, उन्हें पूरी तरह से हटने या हारने देगा? नहीं. आगे भी हमें ये तस्वीर नहीं दिखाई दे सकती. नहीं. फाइन. क्या सुप्रीम लीडर को खोने के बावजूद ईरान इस जंग में जीत चुका है रणनीतिक रूप से? 100%. हालांकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे, पर मेरे रैपिड फायर पहले से लिखे होते हैं. क्या हमास का वजूद गाजा पट्टी में कभी भी पूरी तरह खत्म हो पाएगा? हो सकता है. इजराइल ट्राई करेगा, और गाजा पट्टी बहुत छोटी जगह है, सो पॉसिबल, इट इज पॉसिबल. ठीक है. क्या इजराइल सीज फायर का ये जो पूरा समझौता है, जो डील हो रही है, उससे 100% नाखुश है? हाँ, 100% नाखुश है.
ठीक है, क्या इजराइल का जो भ्रम था अजेय होने का, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, वो क्या टूटा है इसके बाद? पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अमेरिका का भी ये भ्रम था? हाँ जी, पूरा था। अमेरिका का ये भ्रम टूटा है? पूरा टूटा नहीं है, लेकिन काफ़ी डगमगा गया है। रीजनली ईरान ने उनको हरा दिया, ग्लोबली उनको हराना दूसरी बात है, लेकिन रीजनली नाउ एवरीबडी नोज कैसे हराना है यूएस को, अगर हराना है तो। पर सबके पास हॉर्मूज नहीं है। सबके पास हॉर्मूज नहीं है, लेकिन सबके पास अलग अलग प्रकार के जियोग्राफिकल और अदर एडवांटेजेस होते हैं। इंडिया के पास कुछ है? इंडिया के पास इतना बड़ा लैंड मास है, ऑल द वे नियर द इक्वेटर इनटू द इंडियन ओशन। वी डोमिनेट द इंडियन ओशन रीजन। हमारे पास अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स है दोनों साइड, एक तरफ अंडमान निकोबार है, एक तरफ लक्षद्वीप है। हमारे पास बहुत एडवांटेजेस, लेकिन हमें दिखते नहीं है। पर हॉर्मूज तो बहुत पतला सा संकरा सा है, इसलिए उस पर कब्जा किया जा सकता है ना। हाँ। हमारे पास तो ना ऐसा कोई जरिया है, ना हथियार है। अमेरिका से लड़ने की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया के पास कुछ है हॉर्मूज जैसा? आपको पता है कि जो शिपिंग लेन्स है दुनिया की, ओके, हॉर्मूज और यहाँ से जो तेल आता है, हाँ। वो चाइना की तरफ जाता है। इट पासिस थ्रू द अंडमान आइलैंड्स, बीच से, बिटवीन टू इंडियन आइलैंड्स। लाइक 80% ऑफ द शिपिंग गोज थ्रू दैट, बिकॉज देयर इज अ रीजन, क्योंकि वो बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। और दूसरा, वो आगे जाता है थ्रू द स्टेट ऑफ मलाक्का। मलाक्का इज लाइक 30 मिनट्स बाय सुखोई फ्रॉम अंडमान निकोबार। हमारे पास भी ऑप्शन है, लेकिन हमें दिखते नहीं है, सिविलियंस को दिखते नहीं है सब ऑप्शंस। नाइस, बट सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है और हिम्मत हमारी इससे और बढ़ी होगी, क्योंकि हम सब यही समझ रहे हैं कि ईरान तो इसलिए जीत रहा है क्योंकि उसके पास हॉर्मूज है, दूसरी किसी कंट्री के पास है नहीं। तो गुड टू नो कि इंडिया के पास भी एक हॉर्मूज है जी। क्या दक्षिणी लेबनान में इजराइल द्वारा नागरिकों को हटाना सीधे तौर पर युद्ध अपराध है? कभी भी क्या इस सीज फायर के बाद जो लेबनान के विस्थापित हैं वो लौट पाएंगे अपने घर सुरक्षित, आपको लगता है? 50-50 डिपेंड्स, कान से वो इजराइल के रवैये के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने में अब अमेरिका और इजराइल नाकाम हो चुके हैं? मैं कहूँगा नाकाम हो गए। अभी तक ईरान ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वी हैव गॉन न्यूक्लियर। उन्होंने कोई ऑफिशियली टेस्ट नहीं किया है, लेकिन अगर कल वो करते हैं तो क्या कर लेगा यूएस, क्या कर लेगा इजराइल? कुछ नहीं कर पाएंगे। सो एसेंशियली अगर ईरान डिसाइड्स कि हमें कल सुबह टेस्ट करना है तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे इसके बारे में। और क्या कर लेंगे वो जो पहले उन्होंने ट्राई नहीं किया? तो आई थिंक कि लॉजिकली स्पीकिंग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईरान को ये करना चाहिए, लेकिन लॉजिकली अगर आप इफ यू पुट योरसेल्फ इन देयर बोट्स, दे शुड गो न्यूक्लियर। आखिरी सवाल, ये डील होने के बाद भी क्या अंदर खाने ईरान परमाणु संपन्न बनने की कोशिश करता रहेगा? जी हाँ, जी हाँ, 100%। अमेरिका और इजराइल को पता नहीं चल पाएगा इस बारे में, वर्ल्ड को पता नहीं चल पाएगा इस बारे में? पता चले या नहीं चले क्या फ़र्क पड़ता है, हम करेंगे जो करना है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत से जो डाउट्स मन में स्पेशली इस डील के समय कि कौन कहाँ खड़ा है, उनकी असल सिचुएशन और स्थिति क्या है, ये आपने हमें समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी।